ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन में। हमने कंप्लीट कर लिया है कास्टिंग एंड वेल्डिंग। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटल कटिंग। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है सिलेबस हमने बात करी थी। सिलेबस हमारा क्या क्या होगा, ठीक है। तो सिलेबस में मेटल कटिंग हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली, हमने कवर कर लिया है कास्टिंग एंड जॉइनिंग इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेटल कटिंग है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल कटिंग हुआ, उसके बाद मेटल फॉर्मिंग है एंड शीट मेटल ऑपरेशन। शीट मेटल ऑपरेशन आपके यहाँ बहुत कम है, बट मैंने भी कंटेंट्स सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ जितना भी क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं। मेटल फॉर्मिंग से थोड़े बहुत आते हैं, शीट मेटल से काफी कम आते हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं बस। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाने वाला एनटीएम को। मेट्रोलॉजी से ठीक है 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सीआईएम यानी कि सीएनसी सीएनसी इन सब से बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही रेयर। ये दोनों चैप्टर बहुत ही रेयर, ठीक है। इसको हम बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे, तो ज्यादा चीजें नहीं बात करेंगे। मटेरियल्स हाँ अच्छा है, मटेरियल्स के क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। तो बट क्योंकि मटेरियल्स हमने पहले कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको भी मैं कंप्लीटेड मान सकता हूं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल, मेटल कास्टिंग एंड वेल्डिंग, ये तीन चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। प्रोडक्शन में हमारा बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें आता है? सबसे ज्यादा अगर हम मटेरियल को अलग से पढ़ता हूं तो मटेरियल में सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारे रहते हैं कास्टिंग एंड वेल्डिंग। कास्टिंग वेल्डिंग इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस में लेके चला इंजीनियरिंग सबसे पहले, क्योंकि उसको हमें पहले इसलिए खत्म करना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा ऐसा होता है जो रटने वाला पार्ट है चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने पहले खत्म करवाया था उसे। उसके बाद हमने बात की कास्टिंग एंड वेल्डिंग की, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो मेटल कटिंग है इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन कहीं से भी फंस जाता है, इसीलिए मैंने मेटल कटिंग को पहले नहीं रखा था कि पहले हम कास्टिंग वेल्डिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद मेटल कटिंग करेंगे। तो अब हम मेटल कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल कटिंग में भी आपके यहाँ क्या क्या चीजें हैं, देखो। मेटल कटिंग में भी आपके यहाँ जो मेटल कटिंग का सिलेबस है, ठीक है, जो मेटल कटिंग का सिलेबस है वो है आपके यहाँ, ठीक है। अब इसमें ये जितना भी मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं ना मेटल कटिंग के अंदर, ये हमारे किसके कंटेंट है, ये हमारा मेटल कटिंग का कंटेंट है। और मेटल कटिंग के कंटेंट में जितने भी मैंने यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं उन सबका बस ओवरव्यू है, बहुत डेप्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर, ठीक है, सिर्फ ऊपर से, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं। कि क्वेश्चन अगर आया है, ठीक है, टू लाइफ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है, ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग से आया हुआ है, टू ज्योमेट्री से आया हुआ है, बट ऐसे नहीं आया हुआ कि बैक रेक एंगल की क्या होता है, ठीक है, साइड रिलीफ एंगल की क्या होता है। बस क्या आया हुआ है कि कौन से मटेरियल के लिए कौन सा रेक एंगल यूज करोगे, ठीक है, कि रेक एंगल हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं बस, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ हम नहीं लेके चल रहे हैं, ऊपर से, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आपके यहाँ इस चैप्टर के साथ में एक चैप्टर हमें और जोड़ना है, दैट इज द मशीन टूल। मशीन टूल का मीनिंग क्या हुआ? मशीन टूल्स मतलब मशीनिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस? जैसे कि लेथ में हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें। लेथ में हम टर्निंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो टर्निंग प्रोसेस, ठीक है, पार्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, साथ ही थ्रेड कैसे कटती है, ठीक है, स्लॉट कैसे बनते हैं, ठीक, नर्लिंग, ये सारे प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। नर्लिंग, ये सारे प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। और जैसे हमारे पास कौन से होता है, ड्रिलिंग, इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। ड्रिलिंग के बाद मिलिंग, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद गियर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि होबिंग एंड शेपिंग। उसके अलावा और कौन से प्रोसेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम से क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए,
कि ये जो टूल है जो इस प्रोसेस में यूज होगा ये कौन सा है, सिंगल पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है। दूसरी चीज इसमें हो क्या रहा है, बस उसकी फोर्स एनालिसिस आपको नहीं करनी, ठीक है। मटेरियल से क्या बन के आने वाला है सर वो पता होना चाहिए। फोर्स एनालिसिस की कोई बात नहीं है, कैसे कैसे वर्किंग हो रही है कोई बात नहीं, वीडियो देखो कंप्लीट, बस माइंड में आ गया काफी। जैसे ब्रोचिंग है, ब्रोचिंग की पूरी फोर्स एनालिसिस नहीं करनी, किस एंगल से कट कर रहा है क्या कर रहा है कुछ नहीं करना, बस ब्रोचिंग को देखना है, ब्रोचिंग होता है इससे क्या बन के आ रहा है, ब्रोचिंग से क्या बन के आ रहा है, स्लॉट्स बन के आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रोचिंग जहां वर्ड आ गया क्वेश्चन में वहां आप स्लॉट्स ढूंढोगे, ठीक है। मल्टी पॉइंट ढूंढोगे कि मल्टी पॉइंट का ढूंढोगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें देखनी है आपको, बस बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना। ब्रोचिंग हो गया, साथ में हमारे पास क्या हो गया, ऐसे ही हम बहुत सारे ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग में आप देखेंगे अलग से मैं ग्राइंडिंग में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, ये वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो आपने वर्कशॉप में देखे थे, शायद देखे होंगे अगर आपने यहाँ पर सारी चीजें रखी होंगी, ठीक है। मिलिंग, शेपर, शेपिंग, प्लेनिंग, ये भी आपने शायद देखे होंगे। प्लेनर तो जनरली नहीं होता है वर्कशॉप में, वो शेपर जरूर होता है, ये शेपर छोटा होता है, ठीक है, प्लेनर बहुत बड़ा होता है, ये नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस सारे आपको एक ओवरव्यू लेके, एक प्रोसेस लो उसकी वीडियो देखो कंप्लीट, एक प्रोसेस लो उसकी वीडियो देखो कंप्लीट, इस तरह से हम इन चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सोल्डरिंग और वेल्डिंग, ये हमारा वेल्डिंग है, फाउंड्री वर्क, फाउंड्री वर्क कास्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये हमारा वेल्डिंग का है, मैंने जो लास्ट क्लास में जो छुट्टी हुई थी ना उसकी सोल्डरिंग बेसिक बचा हुआ था, मैंने आपको बोला भी था कि लास्ट में सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, कारपेंटरी एडिशन, कारपेंटर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे जो अभी लेते हैं ना, इसके बारे में बात करेंगे। ये चीजें आपकी जेई में नहीं आती हैं, कारपेंटरी वगैरह, ठीक है। और मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी वो मटेरियल से पाउडर पब्लिकेशन ऐसा होगा तो कर दो, वो मेटलर्जी, हाँ हम बात कर लेते हैं। तो ये तो वो हमारा कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर मेटल कटिंग के अंदर, मेटल कटिंग के अंदर क्या पढ़ोगे, पहले तो मेटल कटिंग कैसे होती है, ठीक है, दूसरी बार में पढ़ेंगे उसके मशीन टूल्स, मतलब मशीन प्रोसेस कौन कौन से, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ये पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, इनका इस टर्म का डिफरेंस क्या है, उम्मीद है आप सभी क्लास में थे तो आपने समझा हुआ है, तो जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, बताओ एग्जांपल के तौर पर क्या होता है। सर प्रोडक्शन वो किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करना, और मैन्युफैक्चरिंग ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार, प्रोडक्शन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हमारे रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल को ही तराश कर रहा है। सही, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में हमारा से क्या बन के आ रहा है, ठीक है, इनपुट से जो आउटपुट बन के आ रहा है वो यहाँ पे हमें इनपुट जो है वो हमारा रॉ मटेरियल होना जरूरी नहीं, इनपुट हमारा रॉ मटेरियल होना जरूरी नहीं, इससे जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों ही मटेरियल्स मेरे मेटालिक होना जरूरी नहीं, दोनों ही जो प्रोसेस जो आपकी रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर मेरे मेटालिक है तो मेरा क्या है वो मैन्युफैक्चरिंग, तो मेरा क्या है मैन्युफैक्चरिंग। बट अगर ये दोनों ही मेरे मेटालिक नहीं है, या फिर एक चीज मेटालिक है एक चीज मेटालिक नहीं है, तो वो क्या है मेरा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, वहीं से हमें फाइनली जो आउटपुट है वो कुछ और रूप में मिलता है, तो वो है एक तरह से प्रोडक्शन करना किसी चीज का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि हुआ है मूवी प्रोडक्शन, ठीक है, मूवी प्रोडक्शन में जो इनपुट है वो क्या है, तो हम लोग, ठीक है, और फाइनली हमारे पास क्या बन के आ रहा है डिजिटल,
एक डिजिटल आउटपुट निकल के आ गया, तो वो प्रोडक्शन है ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग। जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जैसे कि गियर मैन्युफैक्चरिंग, गियर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, या आपके पास एक रॉ मटेरियल है, इस तरह का रॉ मटेरियल होगा, किस तरह का होगा, इस तरह। ये आपके पास एक रॉ मटेरियल है जो कि आपने ऐसे ले रखा है, इसको प्रोसेस किया किसकी हेल्प से, मान लीजिए बॉबिंग करना, समझ में आ जाएगा बॉबिंग क्या होता है। बॉबिंग कर रहे हैं तो उससे फाइनली कैसा बन के आएगा, ये एक हमारा इस तरह से ऐसे ये गियर बन के आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा गियर बन के आ जाएगा। तो ऐसा ये मटेरियल था, उसका हमने गियर बनाया किसकी हेल्प से, एक सिंपल प्रोसेस की हेल्प से, ठीक है। तो गियर मिलिंग में भी हो जाता है, बॉबिंग में भी हो जाता है, वो सारी चीजें आगे मैं लेके चलूंगा। तो ये है मेरा मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग। भाई मूवी प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर आएगी ना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में अब यही वाली चीज कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन का पार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि रॉ मटेरियल मेरा इनपुट है, तो इनपुट मैंने जब प्रोडक्शन में कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, इसका मतलब मेरा इनपुट यहाँ पर क्या हो सकता है, इनपुट मेरा रॉ मटेरियल हो सकता है, क्योंकि इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, आउटपुट मेरा कुछ भी हो सकता है, तो कुछ में वो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो अगर मैं इनपुट इसे मान लूं और आउटपुट इसे मान लूं, तो क्या हो जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग खुद एक प्रोडक्शन है। इसीलिए हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दोनों को एक जैसा ही सोच के पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मैकेनिकल में जो प्रोडक्शन का मतलब होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। क्या कि रॉ मटेरियल पहले होता है, उसे फिनिश प्रोडक्ट रखते हैं किसकी हेल्प से, वेरियस प्रोसेस की हेल्प से, चाहे वो मेटल कटिंग हो चाहे वो आपकी कास्टिंग, ठीक है। तो इनपुट से आउटपुट निकालना, यहाँ क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट निकालना, दैट इज द सिंपल मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के सारे पार्ट हो गए, वेल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग है, जॉइनिंग में मैन्युफैक्चरिंग है, और आपका सॉरी कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल कटिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सब में आपको एक रॉ मटेरियल पहले से मेटालिक फॉर्म में मिला होगा। कास्टिंग में वो मेटालिक फॉर्म क्या है मेरी, मोल्टेड स्टेट, लिक्विड स्टेट है, तो वही आयरन है, ठीक है। तो उससे हमने बना दिया। लोग तो नहीं है कि लोग को मेल्ट किया और बाद में लोहे का बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो क्या दिक्कत क्या है, तो ज्यादातर मेल्ट सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप से घिरा हुआ है, सिर्फ 3 टाइप। फर्स्ट इज द जीरो प्रोसेस, सेकंड इज पॉजिटिव प्रोसेस एंड थर्ड इज नेगेटिव प्रोसेस। ये काफी बार मैंने बताया हुआ है, मटेरियल साइंस की शुरुआत में बताया था, कास्टिंग में बताया था, वेल्डिंग में बताया था, और यहाँ पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, जीरो प्रोसेस क्या होगा, जिसमें हमारा क्या कांस्टेंट रहे, मास क्या रहे, कांस्टेंट। मतलब अगर आपके पास रॉ मटेरियल 1 किलोग्राम का है तो उससे फिनिश प्रोडक्ट भी 1 किलोग्राम का होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा पॉजिटिव प्रोसेस है तो मास क्या होना चाहिए, ऐड, ठीक है, मास होना चाहिए ऐड। अगर मेरे पास जो रॉ मटेरियल है मतलब 2 प्लेट है जो कि 2 किलोग्राम की थी, उससे जब मेरा वेल्ड करके उसमें नट बोल्ट डालोगे तब जो बन के आ रहा है वो 2 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है मेरा जॉइनिंग प्रोसेस, इसे मैंने बोला पॉजिटिव प्रोसेस। तो पॉजिटिव प्रोसेस में क्या हो गए, जॉइनिंग, वेल्डिंग, और क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, वेरी गुड, नट बोल्ट, रिवेट एटसेट्रा, ठीक है, कपलिंग, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ जो हमारा जीरो प्रोसेस है उसमें क्या आ जाएगा मेरा, कास्टिंग, शेपिंग के शेप करना, ठीक है, फॉर्मिंग, फॉर्म करना, शेप करना, ये सब के सब क्या है हमारे जीरो प्रोसेस। कि किसी फॉर्म को सिर्फ और दूसरी फॉर्म में ढाल देना, फोर्स लगा के, मेटल को इधर-उधर नहीं करना, चिप नहीं निकलेंगी, जॉइन नहीं होगा कोई मेटल। जबकि नेगेटिव प्रोसेस क्या होगा मेरा, नेगेटिव प्रोसेस होगा मास का रिमूवल, और मास का रिमूवल जनरली किस सेंस में होगा, चिप के सेंस में। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, मशीनिंग प्रोसेस, मशीनिंग, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हमारे यहाँ पर चलेगी। एक जो हमारे पास आजकल एग्जांपल चल रहा है दैट इज द रीजनरेटिव प्रोसेस। ये रीजनरेटिव प्रोसेस बहुत बढ़िया, बस इतना ही बताना। रीजनरेटिव प्रोसेस हमारा क्या होता है, रीजनरेटिव प्रोसेस आजकल यूज हो रहा है अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी हैं, अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी हैं तो उनको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन,
तो अगर लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन आप कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का, मान लीजिए कुछ ऐसी चीज है पिरामिड है, तो पिरामिड आपने इस चीज को बनाना है, पिरामिड को बनाना है, तो पिरामिड कैसे बनाओगे आप? लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर प्लेट हो गई, उसके ऊपर फिर छोटी स्क्वायर प्लेट रखोगे, उसके ऊपर फिर उससे छोटी स्क्वायर प्लेट रखोगे, फिर छोटी और फिर छोटी और फिर छोटी, लास्ट में एक पॉइंट आ गया। तो ये क्या बन के आ गया? एक पिरामिड। ठीक है, तो ये लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होना चाहिए। तो चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अंदर से चाहे होलो क्यों ना हो, तो होलो भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या था? रिजनरेटिव प्रोसेस। ये भी किस में आ जाएगा? ये भी हमारा किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने रॉ मटेरियल कितना लिया? लेयर बनाने के लिए जितना होगा, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इतना है, तो आपके पास रॉ मटेरियल भी इतना ही होगा ना। बस आपने उस चीज को क्या किया? यहाँ पर लेयर 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 की फॉर्म में जोड़ दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आपके पास रॉ मटेरियल तो इतना ही था ना। ठीक है, फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रॉ मटेरियल तो इतना ही था। ठीक है, उससे हमने अगर लेयर बाय लेयर जोड़े हैं, तो पहले से आपके पास इतना ही रॉ मटेरियल था, उससे आपने इतना बना लिया, तो ये क्या हो गया? जीरो प्रोसेस। पाउडर मेटलर्जी से हो सकता है। ये पाउडर मेटलर्जी एक अलग चीज है। पाउडर मेटलर्जी में क्या होता है? सारी चीजें पाउडर की फॉर्म में, आपको क्या करना होता है? पाउडर को एक शेप में ढालना होता है। मान लीजिए आपको एक शेप ऐसे चाहिए, तो आप पहले से ही उसमें क्या करोगे? पाउडर ऐसे डाल दो। आपने पाउडर बना रखा है, पाउडर ऐसे डाल दिया, अब उसे क्या करोगे? कॉम्पैक्ट। अब उसे कॉम्पैक्ट करोगे, प्री सिंटरिंग होती है, प्रोसेस होते हैं। कॉम्पैक्ट किया इसे दोनों साइडों से, तो क्या हुआ कि पाउडर जो है ना, वो अपनी जो बॉन्डिंग है वो करने लगता है। ठीक है, एडहेसिव्स डाले जाते हैं जिससे बॉन्डिंग ज्यादा चिपके। ठीक है, हीट दी जाती है, सिंटरिंग की जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें पाउडर मेटलर्जी वाले प्रोसेस में आती है। पाउडर मेटलर्जी में क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो, ये पहले आपको इतना पाउडर बनाना पड़ेगा ना जितना आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। सर एडिटिव तो डालना है। हाँ, एडिटिव डालना में बहुत ही माइन्यूट होता है। हमारा जो पाउडर है ना, देखो सिंपल सी बात है, आपने जितना आउटकम लेना है उसके अंदर पहले से एडिटिव आपने जोड़ के रख रखे हैं कि ये मेरा आउटकम होगा, तो ऑब्वियसली आपने एडिटिव को भी तो पाउडर फॉर्म में लेके चले। ठीक है, मतलब या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या पाउडर फॉर्म में होंगे, तो सब कुछ एक साथ मिला के आपने क्या किया? एक यहाँ पर पाउडर से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट निकाल दिया। तो ये क्या है मेरा जॉइनिंग, मतलब शेपिंग प्रोसेस हुआ। एक शेप से दूसरी शेप बना ली, सिंपल जैसे कास्टिंग होती है वैसे। ठीक है, बात क्लियर है? जॉइनिंग में इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लेयर बाय लेयर को जोड़ रहा है, इसलिए जॉइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम उस सेंस में बोलेंगे तब जॉइनिंग है, बट ये जॉइनिंग नहीं है, क्योंकि आपके पास फिनिश प्रोडक्ट पहले से था, इसी की शेप बनानी है ना, इससे तो पहले उतना लिक्विड आपको लेना पड़ेगा जिससे कि ये चीज बन सके। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब मेन चीज है जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज जो मैंने आपको बताई, रिजनरेटिव एंड जो आपने बोला पाउडर। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, कंटेंट की बात हो चुकी है। ठीक है, ठीक, अब आ जाती है मशीनिंग फिनोमेना। हम किसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में बात करेंगे हम रिमूवल प्रोसेस, जीरो प्रोसेस या पॉजिटिव प्रोसेस। बताओ कौन सा? नेगेटिव जीरो या फिर पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं? हमें जो नेगेटिव प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर में? हम नेगेटिव प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं? मशीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर? हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? मेटल कटिंग। तो मेटल कटिंग में क्या होता है? मशीनिंग में क्या होता है? चिप्स निकलते हैं, चिप्स निकलेगी तो क्या होगा? नेगेटिव प्रोसेस है तो क्यों है? क्योंकि उसमें मास घट रहा है। ठीक है, हमें सोचो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर सोचोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें आ रही हैं, और अगर आपके माइंड में ही वो चीजें नहीं चल रही है तो फिर प्रोडक्शन पढ़ना बड़ा ही टफ हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा सोम या फिर एमडी या एफएम उस जैसा नहीं है। यहाँ पर चीजें अगर आप देखोगे नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा चीजें वीडियो से दिखाऊं, क्योंकि समझाना बहुत टफ हो जाता है चीजों को। ठीक है, यहाँ वैसा नहीं है कि हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं।
डेरिवेशन इजी होते हैं, मैं तो ये कहता हूँ सब डरते हैं डेरिवेशन से, मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे डेरिवेशन वाला पार्ट ज्यादा इजी होता है, बिना दिखाए बिना ज्यादा उसके आपको बस एक डेरिवेशन के लिए इमेजिनेशन करा के फिर अपना डेरिवेशन कर सकते हैं। देखिए जबकि ऐसी चीजें क्या होती हैं, ऐसी चीजें जब तक आपने प्रैक्टिकली नहीं देखी तब तक करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने लैब में जाके कभी मशीनिंग या लेथ को देखा ही नहीं है तो सोचना यहाँ पर क्या होगा, जब तक मैं फिगर ना दिखा दूं तब तक क्या वर्डिंग में सोच आ जाएगी, कभी नहीं। ठीक है, तो आपने देखी है लेथ या नहीं, चिप रिमूवल देखा है ना, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से चिप का रिमूवल होना, मतलब क्या है, शाफ्ट ऐसी थी उसमें से चिप को अगर निकाल रहे हो तो इसका मेटल कम कर रहे हो या निकल, ये सोच कम कर रहे हो, मेटल कम कर रहे हो ना, इस पर से मेटल कम करने का मतलब क्या हुआ, मास कम करना मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मेटल रिमूवल। इसी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कास्टिंग पढ़ी थी, क्या मेटल को रिमूव किया था, नहीं। वेल्डिंग पढ़ी थी, क्या मेटल रिमूव किया था, नहीं, और फिलर मेटल जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है जिसमें हमने मेटल को रिमूव करना सीखा, ना कि उसे जोड़ना या फिर उतने को ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मशीनिंग में क्या क्या होगा, मशीनिंग फिनोमेना क्या कहलाती है, मशीनिंग में क्या क्या होगा, सोचो जरा, मशीनिंग में क्या क्या होगा। लेथ वाली वर्कशॉप में पहुंचो और याद करो जब आपने एक कटिंग टूल यहाँ लगाया था, ठीक है, जब आपने एक कटिंग टूल यहाँ लगाया था ऐसे करके, तो क्या चाहिए था आपको, जब एक शाफ्ट आपके पास थी तो वो कैसी थी, याद करो, काली काली सी, ठीक है, अनफिनिश्ड थी, बहुत ही रफ सी, याद करो। ठीक है, जो असिस्टेंट सर हुआ करते थे वो करते थे ना, एक बहुत ही काली सी रहती थी, उसे फिर पहले रबिंग करते थे, थोड़ा सा उसे स्मूथ करते थे, फिर उसे छीलना स्टार्ट करते थे, मतलब उसमें छिलका निकालते थे, ठीक है, चिप बनाने के लिए। तो ये जो हम यहाँ पर इसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चलेगा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो इसका आउटकम कैसा चाहिए आपको, आउटकम इसका ऐसा चाहिए कि ये बहुत ही कैसा हो, स्मूथ हो, इसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, स्मूथ, ये मेरा क्या है आउटकम, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, स्मूथ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या, आपने देखा होगा सर बार बार क्या करते थे, इसके डायमेंशन नापते रहते है ना, गेज लगा के इसके डायमेंशन नापते थे, अच्छा डायमीटर इतना हो गया, इसका मतलब क्या है, मुझे डिजायर्ड डायमेंशन चाहिए। मशीनिंग करके मुझे क्या बनाना है, एक डिजायर्ड मतलब जो आपकी स्वैच्छिक डायमेंशन, एक डिजायर्ड डायमेंशन बनानी। ठीक है, तो इसके दूसरी चीज क्या होगी मशीनिंग की, एक तो है सरफेस स्मूथ करनी है, दूसरी चीज क्या हो गई कि मुझे डिजायर्ड डायमेंशन लेके चलना। ठीक है, डिजायर्ड डायमेंशन बनानी है तो मेटल को रिमूव करके मैं उसे छोटा बनाऊंगा। कभी भी डायमेंशन अगर बड़ी चाहिए आपको, मान लीजिए आपको 20 mm का शाफ्ट चाहिए, 20 mm डायमीटर का शाफ्ट चाहिए, क्या आप 10 mm डायमीटर के शाफ्ट से 20 mm का बना सकते हो, नहीं, है ना, तो आपको क्या चाहिए पहले से, अगर 20 mm का तो ये 25 हो या 22 हो, जो भी हो, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तो आपके पास 20 mm की फाइनल आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए फिर, डिजायर्ड डायमेंशन। तो ये चीज हमें क्या मिल रही है मशीनिंग से, डिजायर्ड डायमेंशन। पहली चीज क्या मिल रही है, स्मूथ सरफेस फिनिशिंग। तीसरी चीज क्या है मशीनिंग में, बिना चिप्स के आप मशीनिंग कर सकते हो, नहीं, जब तक चिप्स नहीं निकालोगे तब तक डिजायर्ड डायमेंशन तो मिलेगी, जब तक चिप्स नहीं निकालोगे तब तक स्मूथ सरफेस फिनिश कैसे मिलेगी, चिप्स निकलेंगे तभी तो वो स्मूथ सरफेस फिनिश बन के आ रही होगी, है ना, बात क्लियर है। तो ये तीन चीजें हमारी जरूरी है या नहीं है, ठीक है, क्या करना होगा इसके लिए, बिना फोर्स के काम हो जाएगा, फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड है या नहीं है, बिल्कुल, अगर आप फोर्स और पावर नहीं लगाओगे तो ये चीजें कभी हो ही नहीं सकती, चिप रिमूवल नहीं होगा, डिजायर्ड डायमेंशन नहीं मिलेगी, स्मूथ सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी, बात क्लियर है। साथ में क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए, यहाँ इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अगर हमें शाफ्ट बनानी है तो इसे बोलते हैं हमने टर्निंग, तो उस टर्निंग या जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके लिए क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या होनी चाहिए, मशीन आपके पास, उसके लिए क्या होनी चाहिए, मशीन, ये जो एमसी लिख देता हूं ये मशीन, ठीक है, मशीन, तो ये मशीन आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपको लिखना है, कौन सा लिखना है, कौन सा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी मशीन यूज कर रहे हो, यहाँ पर लेथ, ठीक है, अगर मैं इसमें ड्रिल करता तो कौन सी होती है, ड्रिलिंग, अगर इसे शेप करना होता किसी प्लेट को तो शेपर, ठीक है, अगर ऐसे ही प्लेनर, ठीक है, अगर बड़ी लेंथी है तो, ठीक है, मिलिंग, ठीक है, वो सारी प्रोसेस जो है वो हमारे मशीन हमें चाहिए, बिना मशीन के हम फोर्स लगा नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए, मशीनिंग फिनोमेना, ठीक है, जैसे कास्टिंग के लिए आपके पास कोप एंड ड्राइव होने चाहिए तभी तो करोगे,
ठीक है, मतलब आपके पास एक माउल्ड कैविटी होनी चाहिए तभी तो कास्टिंग करोगे। ऐसे ही मशीनिंग करने के लिए आपको ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। इन सब चीजों को मिला के क्या प्रोसेस बना मेरा? मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, बात क्लियर है? तो उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। मशीनिंग फिनोमेनन क्या है? इट इज एन रिमूवल प्रोसेस। मशीनिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिश्ड बाय which jobs are produced to the desired dimension। desired dimension की बनाते हैं, job मतलब वर्क पीस। job क्या है मेरा? वर्क पीस। ठीक है, WP का मतलब वर्क पीस। ठीक है, एंड सरफेस क्या होगी है? फिनिश्ड सरफेस। फिनिश मतलब स्मूथ सरफेस। by gradually removing the excess material। excess material क्या होता है मेरा? चिप्स। ठीक है, in the form of chips। excess material को हम चिप्स के फॉर्म में रिमूव करेंगे from the pre-formed blank। pre-formed का मीनिंग क्या है अभी बताता हूँ। in the form of the chips with the help of cutting tool। और साथ में एक चीज क्या रिक्वायरमेंट है? कटिंग टूल। मतलब जब मैंने मशीनिंग प्रोसेस बोल दिया कि उस मशीनिंग में टूल भी तो लगा होगा, चाहे वो ड्रिलिंग हो, चाहे कटिंग हो, मिलिंग हो, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग टूल की भी रिक्वायरमेंट है। मूव पास से वर्क सरफेस पे जो चल रहा है कटिंग टूल। ठीक है, प्री फॉर्म्ड ब्लैंक क्या है इसके बारे में बात करते हैं। प्री फॉर्म्ड ब्लैंक क्या होगा? मान लीजिए आपको 20 mm का ये डायमीटर चाहिए। 20 mm का ये आपको डायमीटर का एक शाफ्ट बनाना है फिनिश। ये आपके पास है, जबकि आपके पास क्या है कि आपके पास पहले से एक ऐसे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बहुत बड़ा सा इनपुट पड़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में बहुत बड़ा सा इनपुट पड़ा हुआ है जिसमें 100 mm मान लो, ये 100 mm का, ये भी 100 mm का। तो ऑब्वियस है आप क्या इसे लेथ पर डायरेक्टली चक में लगा दोगे? यस और नो? नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे? पहले इससे पहले चाहे हैक्सो से या किसी भी चीज से इसे काटोगे। ठीक है, कट करोगे। पहले क्या करोगे? इसको एक 20 mm के साइज में या 25 mm के साइज में से ये काट लो। मान लीजिए 25 का ले 25 का लेते हैं। ठीक है, तो ये काट लोगे इसमें से, आसान वाली ये काट लोगे इसमें से। अब इसको चक में जाके लगा दो। ठीक है, अब उसको आप क्या कर दोगे? आराम से टर्न बना के ऐसे बना। ठीक है, नहीं बात क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो ये क्या है मेरा? ये जो ग्रीन वाला है ये है प्री फॉर्म्ड रैंक, ये है प्री फॉर्म्ड रैंक, येलो वाला। ग्रीन वाला है, येलो वाला है, प्री फॉर्म्ड ब्लैंक। ग्रीन वाला क्यों? प्री फॉर्म्ड मतलब पहले से बनाया हुआ। तो पहले से कौन सा बनाओगे आप? ग्रीन वाला बनाओगे ना, येलो में से काट के। येलो क्या है? एक ब्लैंक है। येलो क्या है? ब्लैंक। इस ब्लैंक में से प्री फॉर्म्ड ब्लैंक बना के फिर चक में लगा के और उसकी मशीनिंग की जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, मशीनिंग फिनोमेना समझ में आ गया। ठीक है, मशीनिंग फिनोमेना अगर समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, जो उसमें कटिंग टूल यूज हुआ। ऐसे ही हमारा होता है मशीन टूल। ये मशीन टूल क्या है? ये मशीन टूल क्या है? चेंज करने के लिए सही है, टूल बॉक्स में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसे आगे पीछे कर सकते मान लीजिए कहां गया अभी? एक सेकंड ध्यान लेके आता हूं। लैब में क्या जैन ऐसे नाम था उसका। यस बढ़िया उसको फॉलो हुआ काला सारा। ये रहा भाई हमारा। अब ये क्या है? ये क्या है? ये एक टूल है या नहीं? इसको क्या बोलेंगे? कटिंग टूल या मशीन टूल? इस मशीन में लगाओ तो मशीन को इस्तेमाल करो। ठीक है, ओके। मशीन में लगा के इसे मशीन टूल बोल देंगे। क्लियर? बोल देंगे। हम मुझे तो बोल रहे हैं कि बोल देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसे मशीन टूल बोल देते हैं। मैं किस में लगा रहा हूँ? मान लीजिए ये मशीन लगा दी। ड्रिल मशीन हाथ में जो रहती है ना, हाथ में जो ड्रिलिंग मशीन रहती है, ठीक है, उसमें अगर मैं इसे लगा के और कहूँ इसे मशीन टूल तो क्या ये वर्ड सही होगा? नहीं। क्यों? मशीन जिसे हम हिला नहीं सकते हो फिक्स है। ऐसा नहीं कि कटिंग टूल है क्या? मतलब जो ड्रिल होते हैं वो क्या कटिंग टूल नहीं होते? होते हैं। जो हाथ में ड्रिल होती है वो कटिंग टूल होती है, जो फिक्स वाली रहती है मशीन। ठीक है,
ये कुछ कंडीशंस है मशीन टूल की, ये हमेशा याद रखना। कटिंग टूल एंड मशीन टूल, तो मशीन टूल की कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग टूल। ठीक है, ऑब्वियसली टूल तो होना जरूरी है, चाहे मशीन टूल हो चाहे कटिंग टूल हो, टूल तो होना जरूरी है ना। ठीक है, तो कौन सा टूल कटिंग टूल कहलाएगा, कौन सा टूल मशीन टूल कहलाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो जो टूल जहां लगा है, वो जो टूल जहां लगा है, ऑब्वियसली टूल तो ऐसा ही होगा ना कुछ, तो वो जो टूल जहां लगा है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन पोर्टेबल, उसे हम उठा के इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, अगर वो चीज हम ऐसे ऐसे उठा उठा के लेके जा रहे हैं कहीं, तो वो मेरा मशीन टूल नहीं कहलाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, सिर्फ कटिंग टूल। वो मशीन का टूल नहीं कहलाएगा, भले से एक टर्म में आप मशीन की डेफिनेशन पढ़ते हो कि जो हमारी डिजायर्ड आउटकम में कन्वर्ट कर दे वो मशीन होती है, बट यहाँ हम उसे मशीन टूल नहीं बोलेंगे। जैसे कि ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन जो हमारे पास पोर्टेबल वाली होती है, पोर्टेबल वाली ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल जो कि आप अपने घरों में देखते हो, ठीक है, ठीक है, तो ड्रिल करने के लिए लेके आते हैं, ठीक है, वो गन टाइप की होती है, ठीक है, उससे अगर ड्रिल कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो क्या है, पोर्टेबल है, उसमें जो टूल लगा हुआ है उसे आप क्या बोलोगे, मशीन का टूल या फिर कटिंग टूल, उसे आप बोलो कटिंग टूल, क्यों, क्योंकि वो पोर्टेबल है, इसलिए कटिंग टूल बोलेंगे, उसे मशीन टूल नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो इसकी है मशीन टूल की, वो क्या है हमारी, ठीक है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे नहीं है कि उसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से चला रहा हूँ, नहीं, ठीक है, वो हाथ से चला रहा हूँ ऐसे नहीं होगा। आरी क्या है, आरी शो जिसे बोलते हैं, आरी क्या है, कटिंग टूल, क्योंकि वो मैं अपने हाथ से चला रहा हूँ, बट अदर आरी इस तरह की है जो कि एकदम फिक्स कर दूं और उसमें मशीन दे दूं, ठीक है, जो चलती रहती है, आपने देखी होगी जो वर्कशॉप वगैरह होती है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली चलती हैं, फिक्स रहती हैं उस साइड में, और वो चलती रहती हैं, ऐसे आती रहती है चेन कवर के हिसाब से, ऐसे बार बार आती रहती है, वो क्या हो जाएगी, वो मशीन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, टूल कम से कम होना ही चाहिए, तो टूल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। एंड द लास्ट कंडीशन इज क्या, वो हमारे हमारे क्या होनी चाहिए, वो एक वैल्यूड होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू कैसे, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट एक फिजिबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने 100 रुपए में उस चीज को खरीद लिया, ऐसे नहीं, मतलब उसको पूरा बनाने के लिए, सेटअप लगाने के लिए आपको हजारों रुपए लगेंगे कम से कम, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में हो गया, ठीक है, आपने फिक्स वगैरह कर लिया 100 रुपए में हो गया, तो उसकी एक वैल्यू जो है वो भी आपकी होनी चाहिए, फिजिबल वैल्यू, एक फिजिबल वैल्यू होनी चाहिए, फिजिबल वैल्यू होनी चाहिए। ये जो फिजिबल वैल्यू है मतलब वो कॉस्टली होना चाहिए, तभी उसे आप मशीन टूल बोलोगे। ठीक है, अब डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है मशीन टूल की, ए मशीन टूल इज ए नॉन पोर्टेबल, ठीक है, पावर ऑपरेटेड, नॉन पोर्टेबल पावर ऑपरेटेड एंड रीजनेबली वैल्यूड device or system of device in which energy is expended to produce jobs of desired size, shape, surface, finish, ये मतलब ये मशीनिंग प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, विद द कटिंग टूल, ठीक है, तो ये कटिंग टूल की बात है, ठीक है, तो ये चार चीजें कम से कम मशीन टूल में होनी चाहिए, कौन कौन सी, वो ऑपरेटेड होनी चाहिए, पावर ऑपरेटेड, सेकंड नॉन पोर्टेबल, थर्ड इज रीजनली वैल्यूड एंड फोर्थ इज कटिंग टूल उसमें होना चाहिए, तभी उसे हम मशीन टूल बोलते हैं। बात ठीक है, शार्पनर को क्या बोलोगे, शार्पनर क्या बोलोगे उसे, शार्पनर क्या है मेरा, नेल कटर क्या है मेरा, ये सब के सब क्या है, कटिंग टूल, चाकू क्या है, ठीक है, मशीन टूल नहीं बोल सकते, ठीक है, बट अगर शार्पनर को आपने फिक्स कर दी, फिक्स कर दिया, पावर रिक्वायर्ड अभी क्या है नहीं, ठीक है, बट अगर पावर आपने बैटरी से दे दी, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, पावर आपने बैटरी से दे दी, क्या वो मशीन टूल बन जाएगा, ठीक है, बट मशीन टूल क्यों नहीं होगा अभी, क्योंकि उसकी बहुत सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा, एक छोटी सी बैटरी लगा के भी चला सकते हो, ठीक है, फिक्स भले से कर रखा है बट बैटरी लगा के बहुत सस्ती सी बैटरी लगा के चला सकते हो, ठीक है, तो वो अभी भी क्या है, मशीन टूल नहीं, समझ रहे हैं ना, बैटरी ऑपरेटेड शार्पनर भी क्या होगा, मशीन टूल नहीं होगा, भले से वो फिक्स क्यों ना हो, ठीक है, बस समझ में आ रही, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत सस्ता है, ठीक है, आपने वो देखा होगा, चलो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मिक्सी कैसी है, मिक्सी में जो टूल लगे होते हैं,
इंक्लूड क्यों पोर्टेबल इधर ले जा, ठीक है, इधर ले जा, ठीक है। कॉस्टली बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर एक ग्राइंडर की बात करोगे तो अकेला तो कॉस्टली नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत सारे एक साथ होते हैं, इसलिए वो 2-3 हजार रुपए का मिलता है, ठीक है। भाई अगर बहुत सस्ती चीज मतलब एक पार्ट लोगे तो एक पार्ट तो सस्ता मिलेगा ना, है कि नहीं, तो इसलिए तो जो चीज आप फिक्स कर सको उसका मतलब ये नहीं है कि वो मशीन टूल ही होगा, पहले उसकी एक वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी का फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके माइंड में थोड़ा बैठ जाएगा यहाँ से। इसका कॉस्ट होगा ना भाई, ठीक है, आप दब जाओगे ना कर्जे में बस, तो अगर कर्जे में दब जाओ तो ठीक है, इसमें कर्जे में नहीं दबोगे काम निकल जाएगा आपका। तो वैसे कि इसकी वैल्यू क्या है, कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये क्या है, पोर्टेबल है, ये नॉन पोर्टेबल, ठीक है, बस ये याद रखना। तो ये मेरा मशीन टूल कहलाएगा जो इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा ही मेरा मशीन टूल कहला जाएगा सिंपल सा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना मशीन टूल या मशीनिंग प्रोसेस, ये हमारा पूरा मशीन टूल कहलाएगा, ड्रिलिंग मशीन टूल ये पूरा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक बातें हो गई हमारी मशीनिंग की, मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये क्या होती है। अब हम आ जाते हैं अपनी कटिंग पे। कटिंग में हमारी कौन कौन सी कटिंग होती है, सबसे पहले कटिंग में हमारी कौन कौन सी कटिंग है। एक कटिंग है हमारे पास ऑर्थोगोनल कटिंग, एक है हमारे पास ऑर्थोगोनल कटिंग, और दूसरी है हमारे पास ओब्लिक कटिंग, दूसरी है हमारे पास ओब्लिक कटिंग। ये जो ऑर्थोगोनल कटिंग है ना, ओब्लिक कटिंग में डिफरेंस क्या है, ऑर्थोगोनल ओब्लिक कटिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ, ठीक है, मैं सिंपल सा पूछता हूँ आपसे कि ये मेरी ऐसे, ये देखो ये टूल है, ठीक है, मान लीजिए मैं इसे यहाँ से काटता हूँ ऐसे, सीधा सीधा काट दिया, सीधा सीधा एकदम, ठीक है। ये क्या है मेरी ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल। और अगर मैंने ऐसे 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 काटा तो अच्छा, ये ऑब्लिक, ठीक है, कोई दिक्कत मुझे। ये है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में ऑब्लिक ये नहीं होगा। आपने प्लेन पढ़े हैं सौम्य ऑब्लिक, ये वाले, ठीक है, ऑब्लिक प्लेन होते हैं, ये ऑब्लिक कटिंग नहीं। ऑब्लिक कटिंग एंड ऑब्लिक प्लेन में डिफरेंस, ये ऑब्लिक प्लेन है, ऑब्लिक कटिंग क्या होगी। तो अब जरा ऑर्थोगोनल कटिंग को समझिएगा, जो ऑर्थोगोनल कटिंग नहीं होगी वो ऑब्लिक हो जाएगी, है ना। तो पहले इसको समझिए, ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होगी, इसे समझो। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। इसकी कटिंग एज किधर है, कटिंग एज ये रही कटिंग एज। इस कटिंग एज से कटिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ये मेरी ऑर्थोगोनल कटिंग है। बात को समझो, इस कटिंग एज से मेरी कटिंग वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो वो मेरी कटिंग ऑर्थोगोनल कटिंग है। बात समझ में आ रही है, कटिंग वेलोसिटी कहाँ होगी, कहीं पर भी, जैसे भी आप काटो, अभी मैं लेके चलूंगा इस चीज को, है ना, समझ में हो रहा जाएगा। बस दो टर्म समझो, एक है कटिंग वेलोसिटी, एक है कटिंग एक है कटिंग एज और एक है कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी टूल को फिक्स कर दो, वर्कपीस को जब तक नहीं चलाओगे कटेगा कैसे, ठीक है। आगे ना कटिंग वेलोसिटी बोलिए, मैंने टूल वेलोसिटी नहीं बोली। कटिंग वेलोसिटी मतलब कटने की वेलोसिटी, चाहे ये उस पर कटे, कहते हैं ना, चाहे तरबूजे पर क्या बोले, चाकू गिरे या चाकू तरबूजे पर गिरे, है ना, दोनों चीजों में कटना तरबूज, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, वर्कपीस चाहे घूमे चाहे चाकू घूमे, कटना तो वर्कपीस को ही होगा। कटने की कंडीशन क्या है, कटने की कंडीशन क्या है, ये जो है ये इससे क्या होना चाहिए, कौन सी चीज कटेगी, ये सोचो कौन सी चीज कटेगी, जो हार्ड हो, सॉरी जो कौन सी चीज काटेगी, जो हार्ड हो। तो जो काट रहा है वो क्या है, हार्ड है, जो कट रहा है वो क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। क्लियर है, अरे कटिंग वटिंग में कुछ हो मतलब क्या जाना है, ठीक है। तो जो कट रहा है वो क्या है, हमारा सॉफ्ट है, और जो काट रहा है वो हार्ड, ठीक। तो ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होगी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा फिजिकली समझा देता हूँ। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, ये मान लीजिए आपके पास अनमशीन्ड सरफेस है, इसे आपको मशीन करना है, तो ओके से चिप उठाओगे, चिप उठाओगे तो क्या करोगे यहाँ पर कि ये जो मेरी कटिंग एज है, ध्यान देना, कटिंग एज के परपेंडिकुलर अगर मेरी वेलोसिटी है, ऐसे कटिंग
कटिंग एज के परपेंडिकुलर मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, कटिंग एज के परपेंडिकुलर मेरी वेलोसिटी है, तो ये क्या है मेरी ऑर्थोगोनल कटिंग, कहीं से भी चाहे अंदर की ओर ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो जरा कटिंग एज, ये रही कटिंग एज, कटिंग वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर है कटिंग एज के, मनीष जी सोच रहे हो नहीं, कटिंग एज कहां है, ये रही दिख रही है, कटिंग वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर है, कटिंग वेलोसिटी कौन सी है, जिसमें मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, कटिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये क्या है मेरी ऑर्थोगोनल है। उसमें कंफ्यूज मत हो कि ओब्लिक प्लेन कट गया, नहीं, ओब्लिक प्लेन नहीं कटना है, ये क्या है हमारी ओब्लिक कटिंग नहीं है, ये क्या है ऑर्थोगोनल कटिंग, क्या है कटिंग एज के वेलोसिटी मेरी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पर ये देखो, ये मेरी क्या है कटिंग एज है, ये ऐसे रखिए कटिंग एज है, कटिंग एज के अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी तो किधर की ओर जाएगी, ऐसे जाएगी, कटिंग एज के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे जाएगी, मैं ऐसे ना लेके जाके कटिंग वेलोसिटी कैसे लेके चल रहा हूं, ऐसे। तो अब बताओ कटिंग वेलोसिटी कटिंग एज के परपेंडिकुलर है या नहीं है, कटिंग एज के कटिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर है क्या, ये थिंकिंग करते हुए आराम से सोचो ना, मेरे बार फोन खराब के बारे में, कटिंग एज के कटिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मीनिंग नहीं समझते हो क्या, समझते हैं, बैठे हो डिप्लोमा करके, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 का ना, ये एंगल कितना बन रहा है, कटिंग वेलोसिटी किधर है, कटिंग वेलोसिटी किधर है, बताओ कटिंग वेलोसिटी किधर है, कटिंग वेलोसिटी किधर है, ऊपर क्यों जाएगी, कटिंग वेलोसिटी किधर है, अरे कटिंग वेलोसिटी कहां जा रही है, सीधी जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है, कटिंग वेलोसिटी किधर जा रही है भाई, सीधी जा रही है, और कटिंग वेलोसिटी अगर सीधी जा रही है और कटिंग एज ये रही तो भाई कहां है 90 डिग्री, किधर दिख रहा है आपको 90 डिग्री, अरे कटिंग वेलोसिटी किधर है यार, ये सोचो, ये चाकू यार तो चाकू उठा रखा है, अब चाकू थोड़ा बहुत तो ऐसे करना पड़ेगा ना मुझे, कैसे कटेगा ये, कटिंग एज किधर है, ये रही, कटिंग वेलोसिटी किधर गई, तभी तो ये कटा, कटिंग वेलोसिटी मेरी किधर है, इधर है ना, कटिंग वेलोसिटी अगर इधर है, कटिंग एज इधर है, तो 90 डिग्री है या नहीं है, अबे क्या समझ रहे हो, कटिंग वेलोसिटी कटिंग एज, बस देयर आ गया 180 ना, अरे 180 नहीं बना रहा यार, ये सोचो कितना कंफ्यूज करते थे, देखो ये क्या है मेरी कटिंग एज है या नहीं है, कटिंग एज है, कटिंग एज के परपेंडिकुलर अगर जाए ऐसे, तो कटिंग एज के परपेंडिकुलर पूछ रहा हूं ना भाई, अगर मैं इस कटिंग एज को ऐसे लेके जा रहा हूं तो ये इस कटिंग एज के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है नहीं, इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कटिंग एज की, कटिंग एज के अगर ये परपेंडिकुलर है तो मेरी क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल कटिंग, अपनी क्या क्या सोचते हो, कटिंग एज ऐसे रख दी, तिरछी रख दी, काम गई भाई, कटिंग एज तिरछी रख दी, वेलोसिटी किधर को दे रहा हूँ, इधर को लेके जा रहा हूँ क्या, अगर इधर को लेके जाता चाकू इधर जाता ना, कटिंग किधर की ओर कर रहा हूँ मैं, कटिंग किधर की ओर कर रहा हूँ, ऐसे लेके आ रहा हूँ अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इधर ना, कटिंग एज की डायरेक्शन क्या है, ये ना, तो इसके बीच में कभी भी 90 डिग्री का एंगल होगा, नहीं होगा, आगे समझ में नहीं आया, कटिंग एज ये रही, ऊपर से देख लो, ऊपर से देखोगे तो कटिंग एज चाकू की ये दिखेगी, कटिंग एज ये दिख रही है, कटिंग वेलोसिटी किधर है, कटिंग वेलोसिटी क्या ऐसे भाग रहा है चाकू, ऐसे थोड़ी भगाया मैंने, चाकू तो मैंने ऐसे भगाया ना, मुझे मतलब नहीं है चाकू ऐसे नहीं भगा रहा, चाकू ऐसे भगा रहा हूं, चाकू ऐसे भगाऊंगा तो किधर की तरफ जा रहा है, ये किधर की तरफ जा रहा है भाई, काम किया, ये किधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये मेरी क्या है कटिंग वेलोसिटी, ये है मेरी कटिंग वेलोसिटी, ये नहीं है कटिंग वेलोसिटी, ये है मेरी कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी से कटिंग एज क्या बना रही है 90, कटिंग एज से कटिंग वेलोसिटी क्या बना रही है 90, नहीं ना, इसका मतलब ये एंगल क्या है मेरा 90 नहीं है, 90 ये एंगल नहीं है, ये एंगल 90 नहीं है, तो ये क्या है मेरी ऑब्लिक कटिंग, बोलिए ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है, कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी 90, इसका मतलब अब ये बताओ देखते हैं समझे भी है, समझा भाई, इतना सारा फॉर्म खराब कर रहा है, देखो
अगर मैं अब आपसे कहता हूं तो ये बताओ, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, ठीक है, इस कटिंग एज के, इस कटिंग एज से मैं ऐसे लेके जा रहा हूं वेलोसिटी, ऐसे लेके जा रहा हूं वेलोसिटी, ये मेरी क्या है, ओब्लिक है या ऑर्थोगोनल है? ओब्लिक। अरे यार ना कंफ्यूज हो रहे हो मैं, देखो ये है, ये कटिंग एज है, कटिंग एज के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सोचो बस, अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो ऑर्थोगोनल है, नहीं तो ऑब्लिक है। कटिंग एज है, कटिंग एज के कैसे लेके गया, कैसे लेके गया, कैसे लेके गया, ऐसे कैसे लेके गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी नीचे है क्या, वेलोसिटी ऐसे है ना, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या नहीं है, वेलोसिटी चाकू की परपेंडिकुलर जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनल कटिंग। भले से प्लेन कैसा दिख रहा है, ऑब्लिक, प्लेन भले से ऑब्लिक दिख रहा है, बट ये क्या है, ऑर्थोगोनल कटिंग। क्यों? क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया ऐसी भी है। ऐसे रख लो इसे, तिरछा तिरछा रख लोगे, ऐसे जाएगा तो आ गया ना फिर से, ठीक है, ऑर्थोगोनल आ गया, ठीक है, तो यही चीज होती है, ठीक। तो ऑब्लिक प्लेन भले से कट जाए, बट वो मेरा क्या होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग, अगर कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी मेरी परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। क्या करोगे इसका? ठीक है, चलो, तो यहाँ उम्मीदें दिख रहा होगा आपको। चिप पे देखो कैसे जा रही है, इसमें ऑब्लिक कटिंग में ऐसे जाएगी, कर्ल बना के, कहां दिखेगी, ऐसी कर्ल बना के जाएगी, ऐसे ऐसे करके कटिंग, जो ऑब्लिक कटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म में इसलिए दिख नहीं पाएगा इसमें, ठीक है, अगर मेटल होता तो ऐसे जाती, ठीक है। जबकि ऑर्थोगोनल की कैसी होगी, ऑर्थोगोनल की ऐसे इस पर ऐसे आती जाएगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इसी के ऊपर दिखेगी, मतलब ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी या नहीं, इसी के ऊपर। मनीष जी कॉन्सेप्ट गायब हो गया आपका, ये काम करने के चक्कर में करते हैं फेज, ठीक है, फिर कहोगे चिप कहां से आ गई, ठीक है, क्या क्या कहते हैं मनीष? हाँ हो गया, ये क्या होता है, लेटर्स पास कर रहे हो क्या? जो वो करते हैं ना फेस, मतलब किसी भी शाफ्ट की फेस को फेस करते हैं। हाँ, फिशिंग जैसा बोलते हैं, फेसिंग करते हैं, उसको नीचे करते हैं। ऑर्थोगोनल वाली, ऑर्थोगोनल नहीं, एक्चुअली जब हम फेसिंग कर रहे होते हैं ना, इसकी कौन से वाली, हमारी ये ऐसे घूम रहा होता है, ये ऐसे जा रहा होता है, आप ऐसे घूम रहे हो और चिकू ऐसे जा रहा है। सामने से ना शाफ्ट ऐसे होते हैं, सामने से जा रहा होता है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, टूल हमारा ऑब्लिक कटिंग करता है, एक्चुअल में टूल ऑब्लिक करता है। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा आराम से, अभी आराम से बात करूंगा, उसकी अभी टेंशन ना लो। अभी फिलहाल आप ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग के डिफरेंस को समझो, उसके बाद बताऊंगा, खुद ही पूछूंगा आपसे कि एक्चुअल में टर्निंग में होती कौन सी, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आराम से। ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, जिसमें हमारी कटिंग एज परपेंडिकुलर हो किससे, कटिंग वेलोसिटी से, किससे परपेंडिकुलर हो, कटिंग वेलोसिटी से। प्लीज अभी टर्निंग को मत समझो, टर्निंग ये नहीं है, ये टर्निंग नहीं है। अभी सिर्फ समझाया था मशीनिंग में कि टर्निंग ऐसे हो रही है, बस मैंने ये नहीं बोला कि टूल में एक्चुअली क्या हो रहा है, टूल में बहुत कुछ होता है, आपके सिलेबस में वो चीजें है भी नहीं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूंगा फिगर वगैरह से। ऑब्लिक कटिंग क्या है, ऑब्लिक कटिंग है जिसमें कटिंग एज मेरी परपेंडिकुलर ना हो किससे, कटिंग वेलोसिटी से, जिसमें मेरी कटिंग एज परपेंडिकुलर ना हो किससे, कटिंग वेलोसिटी से। ये वर्डिंग मैंने सब लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बस सिर्फ याद रखने के लिए मैंने ऐसे लिखा दिया, ठीक है। ऑब्लिक कटिंग एंड ऑर्थोगोनल कटिंग समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है, अगर ये एज है, बैक साइड ऐसे दिखेगी, ऐसे आ रही होगी, वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है, इधर की ओर काट रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल है, ऑब्लिक है। ऑर्थोगोनल कटिंग एज के कटिंग वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी द ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए आप क्या सोचोगे, पहले अपने माइंड में एक प्लेन पर काटो बस, एक प्लेन पर वर्कपीस को काटो बस, इसके अलावा कुछ ना करो, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। ये फिगर दूसरा हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से सेम फिगर है, बस थोड़ा अलग अलग के हिसाब से कर रखा है, जो भी समझ में आ जाए वो बेस्ट, ठीक है, जिस तरह से भी आपके रिप्रेजेंटेशन हो अपने माइंड में वो रख लेना। अब देखो, अब हम चलते हैं यहाँ पर कटिंग पर, कटिंग कैसे होगी, कटिंग कैसे होगी, अब बात करते हैं इसकी। हमने उस दिन क्या क्या पढ़ लिया था, हमने उस दिन ये वाला डायग्राम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये न्यू है आपके लिए सब कुछ। अब
या नहीं? नहीं मतलब कॉलेज में देखा होगा बहुत अलग है। अभी जो मैंने लास्ट क्लास मतलब एक क्लास आपकी कंबाइंड थी उसमें कहां पे बात की थी? शायद ऑब्लिक तक की गई वो आता है पॉजिटिव नेगेटिव और ये प्रोसेस वगैरह ये बस इतना ही बात था। आगे ये वाली चीज नहीं थी ऑर्थोगोनल ऑब्लिक में टाइप पे नहीं दिखाया था कुछ भी नहीं दिखाया। तो उस दिन बहुत ही कम क्लास से आप जाना ना मैं मुझे नहीं जाना था एक्चुअली बच्चे नहीं आ पाए थे। अच्छा हाँ, बच्चे नहीं आ पाए थे मतलब बच्चे फेल हो गए थे इतने सारे कि बच्चे वो नहीं आ पाए थे वापस पूछना था ये तो फिर इसीलिए तो छोटी क्लास ली थी। चलो तो हाँ हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ऑर्थोगोनल ऑब्लिक समझ में आ गया मतलब मुझे लगा कि ये चीज आपको मैंने पहले बता दी। तो यहाँ पर ये अब देखो क्या हो रहा है ये फिगर आपको समझ में आ गया था यहाँ पे ये फिगर ऐसा विजुअलाइज हो रहा है ये वर्कपीस है। भाई देखो सिंपल सी बात है मैंने ये फिगर कैसे बनाया है ध्यान से समझो क्या वर्कपीस ये रहा भाई ठीक है चाक को लेके आओ टूल कहाँ गया भाई टूल तोड़ दिया सही है मेरा टूल मत तोड़ो भाई टूल बड़ी मेहनत से बन रहे हैं रुको टूल मत तोड़ो ये ठीक है ये रहा टूल ठीक है ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है या फिर ऐसा दिख रहा है ये टूल दिख रहा है ठीक है ये मेरा वर्कपीस है टूल इसके अंदर घुसाओ इसके अंदर कुछ ऐसे ही घुसाया तो क्या होगा ये चीज इसको काटेगी ये चीज को काटेगी क्यों काटेगी भाई बचपन से पढ़ते हैं ना चाकू होगा तो वो इसे काटता है ठीक है फोम काट देगी मेरी सब्जी को नहीं चाकू काटेगा क्यों काटेगा क्योंकि चाकू की हार्डनेस वो उसकी सब्जी की हार्डनेस से क्या है ज्यादा है ठीक है गाजर में पिन करो हो जाएगा चाकू में पिन करो नहीं होगा ठीक है तो क्या होगा कि जो गाजर है वो आराम से कट जाएगी चाकू से क्यों हार्ड है सबसे पहली चीज हार्ड है दूसरी चीज क्या है चाकू क्या है एक ऐसा चाकू ले लो सामने वाली एज और एक उल्टी वाली एज ले लो ठीक है तो उल्टी वाली एज से काटो जरा नहीं कटेगा सामने वाली एज से काटो जरा कट जाएगा ठीक है तो कट जाएगा ठीक है तो ये जो हमारे पास है ये जो हमारे पास काम हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ जितना मेरा कटिंग टूल शार्पर होगा उतना ही हमें कम फोर्स लगा के ऐसा नहीं इससे काट नहीं सकते उल्टी साइड से भी काट सकते हैं उल्टी साइड से भी ये आवाज बड़ी खराब माइंड में हो जाती है जो ऐसे होती है ना बीच वाली आवाज थोड़ी गंदी होती है ये ना ये अगर ये उल्टे नहीं होता सीधे दांतों में लगती है ये आवाज होता है किसी को सर हां ठीक है तो ये जो है ना अगर आप नेगेटिव मतलब नेगेटिव लेकर के लगती है उसकी तरफ का अगर मैं क्या करूंगा डल तो अगर डल एज लेके चलोगे तो कटिंग करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा ज्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके डल से भी कट जाएगा ठीक है बट अगर शार्पर है तो आराम से कट जाएगा मतलब क्या हुआ जितना ज्यादा शार्पर समझो जितना ज्यादा शार्पर उतना ही कटिंग फोर्स आपको क्या देना पड़ेगा उतना ही कटिंग फोर्स आपको देना पड़ेगा लेस बात समझ में आ रही है ये जितना ज्यादा शार्पर उतना कटिंग फोर्स देना पड़ेगा कम ठीक है अब यहाँ समझो ये वर्कपीस आपके पास इस वर्कपीस पर मैंने कटिंग टूल किए लिया इस कटिंग टूल से मैंने इसे कट करना शुरू किया तो इसके मोड कितने होंगे इसमें क्या क्या चीजें हो रही होंगी जब आपको कटिंग करनी है तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए ये कटिंग कैसी हो ये कटिंग ऐसी हो ना कि वर्कपीस हमारा ऐसे चला जाए वर्कपीस हमारा ऐसे चला जाए ये सुन एक हो गया मोड ये वर्कपीस हमारा ऐसे खप्पच की तरह उतर जाए होता है नहीं ऐसे ठीक है ऐसे जाना चाहिए जितना ज्यादा ये ऐसे जाएगा उतना अच्छा है ना मेरा टूल और अंदर घुसता जाएगा आगे चला जाएगा ठीक है दूसरा क्या है दूसरा है इसमें मोड ये जो आपके पास वर्कपीस था इस वर्कपीस पर ये जो टूल है वो कैसी फोर्स लगा रहा है वर्कपीस को यहाँ से आपने पकड़ रखा है ऐसे तो पकड़ते हो वर्कपीस को यहाँ से आपने पकड़ रखा है ये टूल आपने लगाया हुआ है तो ऑब्वियस है ये कैसा फोर्स है ट्रांसवर्स फोर्स सो हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स तो इसका मतलब ये इसको कैसे टूल कैसे लेके जा रहा है ट्रांसवर्स फेलियर कराने की कोशिश कर रहा है मतलब कौन सा फेलियर कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर शियर फेलियर कराने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो एक तो शियर फेलियर कराने की कोशिश करेगा दूसरा क्या होगा कि जो मटेरियल है वो ऐसे फैलता जाएगा फैलेगा तो हमारा टूल अंदर अच्छे से घुसता जाएगा और आराम से कटिंग होती जाएगी क्योंकि उसे हर एक टाइम पर क्या होनी चाहिए न्यू मॉलिक्यूल मिलने चाहिए तभी तो उन्हें काटेगा वो पुरानी मॉलिक्यूल मिलेगी क्या मतलब रखता है उससे स्पेस रहेगा एयर रहेगा क्या मतलब रख रहा है वो नए नए मॉलिक्यूल को छूता जाए जिससे कि वो उन्हें काटता जाए मॉलिक्यूल को नहीं काटेगा किसे काटेगा एटम नहीं किसे काटेगा ग्रेन बाउंड्रीज को यार ग्रेन बाउंड्रीज को कभी भी एटम नहीं कटते
ठीक है, ग्रेन बाउंड्री वीक होती है, जिनके अंदर एटम है, इधर भी अंदर एटम है, ये ग्रेन बाउंड्री स्टिफ हो जाती है, ये हमारा सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज कटती है। ठीक है, ग्रेन याद है ना, यार आपको तुमने पढ़ाया हुआ है ग्रेन्स वगैरह, हाँ मेटल उसमें मटेरियल साइंस में पढ़ाया था। ठीक है, सोम में वो वाली चैप्टर पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें बताया था, नेटिंग समझाया था, नेटिंग करते मैंने बताया था ऐसे कि नेटिंग होती है तो ग्रेन बाउंड्रीज से होती है ऐसे वेल्डिंग में, है ना, ये तो वेल्डिंग में भी है ग्रेन बाउंड्रीज। तो ये हमारा ग्रेन बाउंड्रीज से कटेगा। ठीक है, उससे मैं भी ज्यादा अब जरा समझो कि ये जो टूल जब यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा। अब जरा इस फिगर को समझो, इस फिगर की कोई नहीं समझना है, यही इंपॉर्टेंट फिगर है, ये समझना है। ठीक है, यहाँ ये फिगर बार बार बनेगा समझने के। ठीक है, तो पहले ये हमारे पास क्या है, वर्क पीस है। इस वर्क पीस में हमें क्या करना था, हमें इसे मशीन करना था। मान लीजिए वर्क पीस में ये क्या है, रफ सरफेस है, इसे रफ को स्मूथ बनाना था, तो आपने क्या किया, कटिंग कर दी। कटिंग करोगे ऐसे तो करोगे, ये वाला सरफेस ऊपर से हटाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर कितना सरफेस हटाने की कोशिश की है, कितना सरफेस हटाने की कोशिश की है, इतना सरफेस। ये क्या है, ये है मेरा टी, जिसको क्या बोलूंगा मैं, जिसको क्या बोलूंगा अभी कि ये मेरा वो पार्ट है जिसको आपको हटा देना है, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा अनकट चिप थिकनेस। अनकट चिप थिकनेस क्या मतलब हुआ, जो पार्ट अभी तक नहीं कटा है, जो पार्ट अभी तक नहीं कटा है उसकी थिकनेस। और यही थिकनेस आपको स्टार्टिंग में भी देनी थी। अब देखो जरा ध्यान से समझो, इनिशियली ये कैसा था, इनिशियली ये ऐसा था, यस और नो, इनिशियली यहाँ तक था चिपका हुआ। ठीक है, आपने क्या किया, इसे फेल किया, फेल करने के बाद ये चीज ऐसे फ्लो हो गई और यहाँ पर ये चिप है, इसे क्या बोलते हैं, चिप। ठीक है, ये चिप ही तो निकल के जा रही है, तो ये है मेरी चिप। इस चिप की जो थिकनेस है, इस चिप की जो थिकनेस है वो इस टी से चेंज होती है, अलग होती है। ये जो चिप की थिकनेस है इसे बोलते हैं टीसी, इसे बोलते हैं टीसी। ये टीसी क्या होती है, इस टी से अलग होती है। किसके केस में, डक्टाइल मटेरियल के केस में, जब हमारे वर्कपीस क्या होता है डक्टाइल, इसके बारे में अभी बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसे टीसी समझो, दिस इज द चिप थिकनेस एंड दिस इज द टी, जो कि है अनकट चिप थिकनेस। ठीक है, फिलहाल यही जो टी है, क्या इस टी के बराबर ही है, आप यहां से ये वाले डिस्टेंस नहीं दोगे ना स्टार्टिंग में, तो इसे बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ कट। मतलब कट करने के लिए कितनी डेप्थ पर आपने टूल को लगाया। आपने स्टार्टिंग में टूल को यहाँ घुसाया, यहाँ क्यों घुसाया, यहाँ क्यों घुसाया, सोचो जरा क्या हुआ। टीसी और टी सेम हो गया, टीसी और टी अलग होंगे डक्टाइल के लिए। अभी ये बात मैं आराम से करूंगा, दो मिनट के लिए अभी इस चीज को डिसाइड कर दो। बस ये नाम देखो, टीसी क्या है, चिप थिकनेस, ये क्या है, अनकट चिप थिकनेस। ये बड़ा होगा छोटा होगा, अभी इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ, यहाँ पर आपने मान लीजिए ऊपर से इतना मटेरियल हटाना था, तो इतने पर टूल लगाया ना, इतने पर टूल लगाया, तो ये क्या है मेरा, इसे हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। कि यहाँ से यहाँ तक जो आपने डेप्थ दी है वहीं से तो कट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। तो यहाँ पर टी हमारा किसके बराबर हो रहा है, मैं भी नाम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो डेप्थ ऑफ कट के बराबर हमारा चिप थिकनेस भी है, सॉरी अनकट चिप थिकनेस भी। ये क्या है मेरी अनकट चिप थिकनेस। ये किसकी स्टडी करवा रहा हूँ भाई, चिप थिकनेस। ये किसकी स्टडी चल रही है, ये कौन सी वाली कटिंग है, कटिंग, टर्निंग नहीं, टर्निंग तो वर्ड यूज नहीं किया अभी तक मैं। ये क्या है मेरी ऑर्थोगोनल, क्या है ऑर्थोगोनल, कटिंग, ना कि टर्निंग। टर्निंग अलग होती है, अभी आगे समझाऊंगा। ये क्या है ऑर्थोगोनल कटिंग। सीधा कैसे लेके जाओगे, टूल को वर्कपीस ऐसे प्लेन मानोगे, उस पर लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये है मेरा ऑर्थोगोनल कटिंग। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर क्या क्या नाम होंगे, यहाँ पर नाम क्या क्या होंगे। ये जो है, ये सरफेस कैसा है मेरा, मशीन्ड है या नहीं, ये मेरा फिनिश्ड सरफेस है या नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है भाई। ये मेरा वो है जो वर्कपीस का इनिशियल सरफेस था, ये जो दिख रहा है ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दिस इज द अनमशीन्ड सरफेस, दिस इज द अनमशीन्ड सरफेस, यस और नो। यस सर, ये है अनमशीन्ड सरफेस। इसकी मशीनिंग हुई है क्या, नहीं। यहाँ पर इसकी बताओ, इसकी मशीनिंग हो गई है। ये वाला पार्ट क्या है मेरा, मशीन्ड सरफेस। ये मेरा क्या है, मशीन्ड सरफेस। ये है मेरा मशीन्ड सरफेस। एरो समझ में आती है, ये जो एरो यहाँ पर लग रही है इसका मतलब ये मेरा मशीन्ड सरफेस। ठीक है, बात क्लियर है। ये जो ऊपर ऐसे दिख रहा है ये मेरा मशीन्ड सरफेस है। ये क्या है मेरा अनमशीन्ड सरफेस। ठीक है, ये क्या है मेरी चिप। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो सरफेस ये हो गई।
एक सरफेस कौन सा है, एक सरफेस टूल का कौन सा है, देखो जरा, एक टूल का सरफेस कौन सा है जिससे मेरी चिप फ्लो करके जा रही है। भाई चिप क्या है, चिप अपना आइडियली हवा में उड़ रही होगी नहीं ना, किसी चीज पे फ्लो ही करेगी ना, तभी तो भाई मटेरियल आपने यहाँ से निकाला, इसका मतलब मटेरियल यहाँ ऐसे उड़ के थोड़ी चला गया, ये इसके ऊपर से ही तो फ्लो करके जाएगा ना, ये वाली सरफेस है। तो ये जो सरफेस है टूल की जिस पर से चिप फ्लो करती है, समझो बस यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो सरफेस बताओ जिस पर से चिप फ्लो करती है, उसका नाम बताओ। ठीक है, तो ये जो चिप फ्लो कर रही है वो टूल की सरफेस, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, इस वाली टूल सरफेस का नाम क्या होगा, इस वाली टूल सरफेस का नाम है हमारी रेक सरफेस, रेक सरफेस और द फेस ऑफ द टूल, इसका नाम होता है रेक सरफेस और द फेस ऑफ द टूल। ठीक है, ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये हमारे पहले से ही काम हो चुके हैं, हमें फिर से इसके नाम को नहीं निकाल के लेके आना, पब्लिश नहीं कराना। ठीक है, ये हमें सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ना है तो जिन्होंने पब्लिश कर रखा है उन्हीं को हमें लेके चलना है। तो रेक सरफेस इसका नाम बोला, और या फिर इसे बोल देंगे फेस। ठीक है, और ये वाला जो सरफेस है, कौन सा वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, जो सरफेस मेरा मशीन्ड सरफेस से, मशीन्ड सरफेस से चल रहा है, टच होके चल रहा है, बट क्या होगा रियल में हम टच करा के चलेंगे, सोचो जरा, सोचो यहाँ पर ये रहा, क्या इसे आप इसके सरफेस से टच करा के चलोगे, टच करा के नहीं, अगर टच करा के चलोगे तो क्या होगा, क्या होगा, फोर्स ज्यादा नहीं, फोर्स ज्यादा की तो बात है, ठीक है, फोर्स तो आएगा ही ज्यादा। मेन चीज क्या है, ये मेरा मशीन्ड सरफेस है या नहीं, जिसे आपको काटना है, बिल्कुल ये आपका स्मूथ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इससे इसको टच करोगे तो रबिंग होगी तो क्या होगा, सरफेस हमारा खराब मिलेगा, और हमें मशीनिंग करनी ही सरफेस स्मूथ करने के लिए, तो ऑब्वियस है इसको आप क्या करोगे, इससे ऊपर लेके चलाओगे। अगर आप इसको इससे टच करके चलाओगे क्या फायदा लग रहा है, कुछ फायदा नहीं है, स्मूथ सरफेस मिलेगी, मशीन्ड सरफेस जो है वो स्मूथ मिलेगी नहीं, है तो मशीन्ड सरफेस, कोई स्मूथ है या रफ है वो कैसे पता लगेगा, इससे क्लियरेंस से, कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, वर्ड आ गया ना ऑटोमेटिक निकल के, क्या क्लियरेंस होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए, तो यही जो हमारे पास ये वाला सरफेस होता है, ये वाला जो सरफेस होता है इसे हम क्लियरेंस सरफेस भी बोल देते हैं, या फिर इसका नाम होता है, इसका नाम होता है क्लियरेंस, क्लियरेंस, या फिर रिलीफ, रिलीफ मतलब जो क्लियर है, जो थोड़ा दूर है, तो रिलीफ या क्लियरेंस सरफेस, रिलीफ सरफेस, या इसका दूसरा नाम होता है, ये नाम जनरली पूछ लिया जाता है, इसका दूसरा नाम होता है फ्लैंक। तो फ्लैंक है हमारा ये वाला पार्ट, फ्लैंक कौन सा पार्ट है, वर्कपीस का पार्ट है फ्लैंक, टूल का नीचे वाला पार्ट जो कि मशीन सरफेस के पास है। समझो क्वेश्चन क्या आएगा, सीधे वन लाइन में क्या आएगा, टूल का वो सरफेस जो कि मशीन्ड सरफेस के पास है उसका नाम क्या होता है, फेस, रेक सरफेस, फ्लैंक या कुछ और, ठीक है, टूल का वो पार्ट जो कि चिप के पास होता है, फेस या रेक सरफेस। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमारे पास और सरफेस कौन से होते हैं, एक हो गया मशीन्ड सरफेस, एक हो गया रिलीफ सरफेस, एक हो गया रेक सरफेस, एक हो गया अनमशीन्ड सरफेस। ठीक है, एक सरफेस होता है हमारा, एक सरफेस होता है हमारा रेफरेंस प्लेन या प्लेन, बेसिकली प्लेन अगर मैं बोलूं तो ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस प्लेन। अब ये चीज यहाँ पर यार याद रखना, रेफरेंस प्लेन हमने हमेशा ऐसे डालना है, कैसे डालना है, मशीन्ड सरफेस के और कटिंग एज के परपेंडिकुलर, मशीन्ड सरफेस के, जहां से मशीन्ड सरफेस हो रही है, तो मशीन्ड सरफेस फिगर में कैसे दिख रही है, ये रही, कटिंग एज कहां दिख रही है, ये रही, कटिंग एज कैसे जा रही होगी, अंदर की तरफ, कटिंग एज अंदर की तरफ होगी, कटिंग एज भाई क्या है, ये 2D फिगर है ना, तो 2D फिगर में कटिंग एज कहां होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, तो 3D में तो कटिंग एज ये है ना, 3D का क्या भाई, ये है ना, ये, तो कटिंग एज हमारे पास क्या है, अंदर की तरफ, तो उस कटिंग एज और मशीन सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो मेरा क्या कहलाता है, रेफरेंस। इस रेफरेंस प्लेन से ही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, कटिंग एज ये होगी, ये होगी कटिंग एज, ये हमारी मशीन सरफेस है, ऑब्वियस है कटिंग एज मशीन सरफेस पर होगी। ठीक है, बस इससे 90 डिग्री ले लो, तो ये जो प्लेन है ना, इससे 90 डिग्री कट, इस मशीन सरफेस से 90 डिग्री कहां से काटोगे, कटिंग एज से, तो कटिंग एज से 90 डिग्री, कटिंग एज को रेफरेंस मान के 90 डिग्री किससे, मशीन सरफेस से, है ना, ऐसे नहीं लेंगे रेफरेंस सरफेस की, यहां पर लेंगे, यहां कटिंग एज थोड़ी है भाई, कटिंग एज जहां है वहां से मशीन सरफेस का 90 डिग्री, कटिंग एज जहां है वहां से मशीन सरफेस का 90 डिग्री, वो मेरा क्या कहलाता है, रेफरेंस प्लेन, वो मेरा क्या कहलाएगा, रेफरेंस प्लेन। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, किस किस के बीच में, मशीन्ड सरफेस और
आपके रेफरेंस प्लेन के बीच में 90 डिग्री। बात क्लियर है? ठीक है। अब ये हो गए मेरे सरफेसेस, एक सरफेस और बच रहा है, एक प्लेन और बच रहा है, कौन सा प्लेन? अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना, मैं उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा आपको। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या कि ये जो आपके पास फेलियर हो रहा है, अब ध्यान से क्या कि ये जो है आपके पास, इसको मैंने यहां से काटना शुरू किया ऐसे पॉजिटिव रेट लेके। तो आप जब इसे पॉजिटिव रेट लेके ऐसे काटते हो ऑब्वियसली चाकू से कट नहीं पाएगा, बट आप थोड़ा सोचो इस चीज को, ये चीज अगर ऐसे कट रही है तो ये चीज हमारी फेल कहां से हो रही है? ये फेल कहां से हो रही है? आप सोचो पहले स्टार्टिंग, ये जब मैंने नहीं काटा था तो क्या था? मेटल इसका ये पार्ट था, डक्टाइल मटेरियल है, ऐसे इसका पार्ट बन गया, ठीक है। मैं इसमें चाकू से काटता हूं तो क्या होता है? चिप कैसे जा रही है? ऐसे आ रही है, चिप ऐसे आ रही है, मतलब ये वीक है इससे या नहीं? ये वाला पार्ट इससे वीक है ना? ऑब्वियस है कि ये यहाँ पर क्या है, ये एकदम वीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? ये वाला है ना। तभी तो जब आप काट रहे हो उसके बाद ये वीक बन जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है। इसे आप अपने हाथ से भी तोड़ सकते हो, जबकि इसे नहीं तोड़ सकते हाथ से, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से मिले हुए, ठीक है। तो इसे हाथ से नहीं तोड़ सकते, जबकि इसे तोड़ सकते हो। इसका मतलब ये क्या है? वीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एक जोन ऐसा होगा जहां से स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हो रहा होगा, एक जोन ऐसा होगा ना जहां से आप ये बोलोगे कि इससे आगे वीक, इससे आगे स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोलोगे, तो वही जोन मेरा यहाँ पर क्या है? वही जोन मेरा यहाँ पर है ये वाला। ये आप चिप को क्या बोलोगे? इससे आगे वीक है, इससे पहले स्ट्रॉन्ग है। बात क्लियर है या नहीं? समझ में आ रहा है? इसी जोन को, इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे पास फेलियर होता है, फेलियर ऑब्वियस है कि चिप का बनना, चिप का टूटना इसकी वजह से होगा, मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ फेल होगा, फेलियर होगा, तभी तो चिप एक दूसरे यहाँ से टूटेगी। इसका मतलब कौन सा फेलियर है ये? जरा फील करो, कौन सा फेलियर है ये? ऐसे वाला, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसे हम बोलेंगे कौन सा फेलियर? फोर्स कैसा था? ट्रांसवर्स। यहाँ पर फेलियर कैसा आएगा? शियर फेलियर। फोर्स कौन सा था? ट्रांसवर्स। तो फेलियर कैसा आएगा यहाँ पर? शियर फेलियर। तो इसे हम बोलते हैं शियर प्लेन। इसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? शियर प्लेन। समझ में आया या नहीं? ये मेरा क्या हो गया? शियर प्लेन, जहां से क्या होता है? शियर फेलियर, जहां से क्या होता है? शियर फेलियर। तो शियर प्लेन को हम सीधा दिखा दें ऐसे करके, शियर प्लेन हमारा कैसा दिख जाएगा? ये ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेरा हो गया शियर प्लेन, ठीक है। इस ये हो गया शियर प्लेन, टूटेगा टेढ़े ठीक है। क्या चीज टूटेगा? तो अनइवन टूटेगा किस सेंस में? ये चीज ऐसे जाएगी तो ये किसमें होगा? ये चिप की फॉर्म में जाएगा। अब ये चिप है ना, ये चिप हमेशा ऐसे जाती है कार्ड की तरह, ताश के पत्तों की तरह, ठीक है। ताश के पत्तों की तरह स्लिप होके जाते रहते हैं, स्लिप होके जाते हैं, ठीक है। ताश के पत्ते अभी जरा आपको वीडियो में दिख जाएगा, वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा? यहाँ से हमने क्या समझा? ये एक फिगर है। अब इस फिगर को ही मैं फिर से बना लेता हूँ, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें ना सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन में आती हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक फिगर और बना लो, इसी तरह से एक फिगर और बना लो। समझ में तो आ गया ना कैसे कटता है? ठीक है, तो टूल पहले बना लो ये रहा। तो ये जो चीज है ये हो गई मेरी अनकट चिप थिकनेस, तो ये हो गई मेरी चिप थिकनेस, ठीक है। ये अंदर नहीं जाएगा, ये बनाते हुए हो जाता है, ठीक है। तो ये है मेरा क्या, ये क्या कहलाएगा? दिस इज द शियर प्लेन, है ना, जहां से फेल हो रहा है। इससे इधर क्या है? स्ट्रॉन्ग, इससे इधर क्या है? वीक, है ना। ये है मेरा शियर प्लेन। ये क्या है मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? अनकट चिप थिकनेस, दिस इज द टी, है ना। और ये क्या है मेरे पास? टीसी। बहुत बढ़िया। अभी टी और टीसी के बारे में समझाऊंगा आगे, पहले कुछ और देख लो। रेफरेंस प्लेन कहां होगा भाई? रेफरेंस प्लेन कटिंग एज ये रही, कटिंग एज मशीन सरफेस ये हो रही, इससे परपेंडिकुलर, सो ये हो गया रेफरेंस प्लेन। यस ठीक, वेरी गुड। अब जरा सोचना, अब मैंने पहले प्लेन समझा दी, प्लेन कौन कौन से थे? प्लेन कौन कौन से थे? शियर प्लेन एक हो गया, दूसरा कौन सा था? रेफरेंस प्लेन, तीसरा कौन सा था? तीसरा सरफेस या प्लेन बोलो, तीसरा रेक सरफेस, चौथा मशीन्ड सरफेस, कौन सा हो गया? ये हो गया पांचवा
क्लियरेंस वाला पांचवा फ्लैंक किसमें होगा, टूल में होगा या वर्कपीस में होगा, टूल में। टूल वाला नाम क्या होता है फ्लैंक, जबकि मशीन वाला नाम क्या होता है वर्कपीस वाला, मशीन्ड सरफेस। दोनों अलग अलग नाम है, एक है मशीन्ड सरफेस और एक है फ्लैंक। एक सरफेस और कहां होगा, कहां बचा है, एक और बचा है, कौन सा वाला बचा है, अनमशीन्ड सरफेस। ये रहा, ये क्या है मेरा छठा अनमशीन्ड सरफेस। तो कितने सरफेस हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6, है ना। सीक्वेंस कुछ भी कर लो, नाम याद रखो। ठीक है, अब चलते हैं एंगल्स पर। तो ये कौन सी चल रही है मेरी, ये चल रही है मेरी ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में हम कितने सरफेसेस की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग में हम 6 सरफेसेस की बात कर रहे हैं। एंगल्स कितने लेंगे, एंगल्स को देखो जरा, एंगल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप फील कर लो। यहाँ पर इस फ्लैंक से इस मशीन्ड सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, रबिंग होगी तो क्या होगा, मशीनिंग सरफेस जो है वो हमारी बेकार होगी, पैसे खराब होंगे। बस पैसे खराब नहीं करने, अगर ज्यादा होंगे तो दे देना। कितनी बार बोलूंगा ये, अभी तो दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो गया हमारा, इसको एंगल को हम बोलते हैं गामा। ठीक है, तो गामा क्या है, गामा है हमारा, इस गामा का नाम लिख लो। ठीक है, कहाँ स्पेस दिख रहा है, इस गामा का नाम क्या हो गया, गामा का नाम क्या हो गया, क्लियरेंस एंगल। वेरी गुड, क्लियरेंस एंगल या फिर रिलीफ एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा को क्लियरेंस एंगल या फिर रिलीफ एंगल। ठीक है, और कुछ रे रेफरेंस प्लेन से, याद रखना ये वर्ड बोल रहा हूं, भूलना मत, भूलोगे मुझे पता है, भूलना मत। रेफरेंस प्लेन से रेख सरफेस के बीच का एंगल कहां से मेजर करना है, ऐसे। रेफरेंस प्लेन से रेख सरफेस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा। इस अल्फा का नाम क्या होता है, इस अल्फा का नाम होता है रेक एंगल। अब ये जो रेक एंगल है ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, कैसे हो सकता है अभी बात करना थोड़ी देर। ठीक है, पहले अभी नाम सुनो। ये हो गया मेरा अल्फा रेक एंगल, ये हो गया मेरा गामा रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल। ठीक है, उसके बाद ये एंगल ये वाला ये कहलाता है मेरा साई। ठीक है, ये है साई। साई क्या होता है, साई होता है मेरा लिप एंगल। ठीक है, ये यहाँ पर देखो ये क्या है मेरा लिप एंगल। ठीक है, जिसमें हमारी शार्पनेस दिख रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये टूल ले लो, और दूसरा टूल कौन सा है भाई, क्या हो गया छोटा वाला, ये बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है, कटिंग एज। जो कटिंग एज ये दिख रही है। कटिंग एज कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है ना। ये कटिंग एज दिख रही है, कटिंग एज कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है। कौन सा एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल ज्यादा है। इसका मतलब कौन सी जो टूल है वो शार्प है, कौन सा टूल शार्प है, ये वाला है ये वाला, बताओ। आपका राइट, ये वाला शार्प है, ये वाला शार्प है, ये शार्प है, आपका राइट। ठीक है, ये वाला शार्प है, क्यों, जिसका ये वाला एंगल छोटा, जिसका ये वाला एंगल छोटा वो शार्प है, जिसका ये वाला एंगल बड़ा वो डल। ठीक है, वो शार्प नहीं है, वो क्या है, डल। ठीक है, तो यहीं पर ये जो एंगल है ये हमारा कहलाता है लिप एंगल, ये हमारा कहलाएगा लिप एंगल या फिर वेज। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ऐसी जो चीजें दिखती हैं वो वेज टाइप से दिखती हैं, ऐसे जो होता है वो वेज होता है। तो ये क्या कहलाएगा, वेज एंगल, वेज एंगल। या फिर चाकू का एंगल, चाकू का एंगल कहां से देखोगे, चाकू का एंगल कौन सा देखोगे, यही तो है ना, चाकू है तो चाकू की स्टिप की रही भाई, चाकू का हो गया हमारा, चाकू हमारा क्या था, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, टूल की टिप कहां है, शार्प करते हो ना, घिसते हो ना, इसे घिसते हो पत्थर पर ऐसे, है ना। ठीक है, घिसते हो इसे, तो घिसने के बाद जो ये टूल बना, ये जो टिप बनी, मैं ये ऊपर वाली जो टिप है, टिप इसकी बात नहीं कर रहा, पीछे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतने की बात करूंगा, आगे पे टिप है। मैंने ये फिगर सिर्फ और सिर्फ इस टिप का दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो टिप है, तो उस टिप में जितनी शार्पर होगी उसकी टिप उतना अच्छा। इसका मतलब ये टिप एंगल या फिर ये हमारा टिप एंगल भी कहलाएगा। ठीक है, या फिर हमारा ये क्या कहला जाएगा, लिप एंगल, वेज एंगल या फिर नाइफ एंगल। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नाइफ एंगल, है ना। चाकू का एंगल, चाकू के मतलब कटिंग का एंगल, नाइफ एंगल, या फिर इसे हम बोलते हैं कटिंग एंगल, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, कटिंग एंगल, जिससे कट करते हैं, कटिंग एंगल। तो देख रहे हो इस साइड के कितने नाम है, 4।
या फिर इसे हम बोल सकते हैं टिप एंगल ऑल्सो। टिप एंगल, टिप का एंगल कितना हो जा रहा है, टिप एंगल। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास हो गए, ये साइन, ये गामा, ये अल्फा। अब बताइए एक रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है भाई? साई प्लस गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 90। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा वो चॉकलेट नहीं रखी समझ लीजिए तो भैया। ठीक है, तो अल्फा प्लस साई प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है पॉजिटिव रेक एंगल की। गलती मत करना, ये किसके लिए है, ये है मेरा पॉजिटिव रेक एंगल के लिए, मतलब या फिर जीरो रेक एंगल के लिए, ये नेगेटिव रेक एंगल के लिए नहीं। किस सेंस में, वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अभी जो आपने पॉजिटिव रेक एंगल निकाला वो कैसे निकाला, रेफरेंस से इधर की ओर लोगे तो पॉजिटिव बोलोगे, रेफरेंस से इधर की ओर लोगे तो नेगेटिव बोलोगे। क्या करेंगे? ठीक है, रेफरेंस से सॉरी, रेफरेंस से इधर की तरफ लोगे तो पॉजिटिव बोलोगे, इधर की तरफ लोगे तो नेगेटिव बोलोगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ रिलेशन कब वैलिड होगा, जब मेरा पॉजिटिव होगा, तब तो 90 होगा, नहीं तो 90 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा से जब करेंगे ऐसे करेंगे। मतलब आप समझ ली, एक एंगल और बचा, तीन एंगल की बात होगी, एक एंगल और बचा। एक एंगल क्या होता है, कटिंग वेलोसिटी किधर है, कटिंग वेलोसिटी किधर है बताओ, कटिंग वेलोसिटी ये रही या नहीं, जी सर। कटिंग वेलोसिटी ये है, ऐसे तो भाग रहा है। कटिंग वेलोसिटी टूल की वेलोसिटी हो या वर्कपीस की हो, है तो इधर की तरफ जा रही है ना। कटिंग कहां हो रही है, कटिंग ऐसे हो रही है ना, तो कटिंग वेलोसिटी ये रही। कटिंग वेलोसिटी और शियर प्लेन के बीच में, कटिंग वेलोसिटी और शियर प्लेन के बीच में ये ऑर्थोगोनल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कटिंग वेलोसिटी और कटिंग एज के बीच में कितना एंगल, कटिंग वेलोसिटी और कटिंग एज के बीच का एंगल कितना, कटिंग वेलोसिटी और कटिंग एज किधर है 180। हां मतलब कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी, कटिंग एज किधर है इसमें, कटिंग एज, कटिंग एज सब फिर भूलते जाते हो। कटिंग एज किधर है, कटिंग एज, कटिंग एज, कटिंग एज, कटिंग एज, 90 है सर, ये वाला करने से था। कटिंग एज किधर है, कटिंग एज। अरे माइंड में लेके चल रहे हो या स्टूडी फिगर में घूमे फिर रहे हो, नहीं बताओ भाई। मतलब ऐसी फिगर सोच रहे हो क्या, बस यहीं पे इमेजिन कुछ नहीं चल रहा। इतने इतने बड़े बड़े मैंने ये काट के रख रखे हैं, इनका कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे कटिंग एज कौन सा है, अरे सर वो रेफरेंस वाला कटिंग एज। अब रेफरेंस वाली चीज तो कुछ है ही नहीं, रेफरेंस तो एक इमेजिनरी प्लेन है। कटिंग एज किधर है, और एक फेस है भैया कटिंग एज का है। कटिंग एज कौन सी होती है, ये होती है ये कटिंग एज, कटिंग एज। हद हो गई, कटिंग एज कौन सी थी, ये है ना ये कटिंग एज। कटिंग एज कौन सी है जो दिख ही नहीं रही है इसमें, जो पॉइंट है जो अंदर की तरफ ऐसे जा रही है, हद हो गई यार, जो ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, वाइट वाली 90 अंदर की तरफ जा रही है, वो है कटिंग एज। 2D में नहीं दिखेगी, मैं 3D सीधे तो दिखा रहा हूँ भाइयों आपको। है तो कटिंग एज क्या हो गई, ये हो गई ना, तो कटिंग एज ये है, ये कहां दिखेगी, 2D में थोड़ी दिख जाएगी, 2D में तो पॉइंट ही दिखेगा। तो ये पॉइंट जो है अंदर की तरफ जो जा रहा है वो अंदर की तरफ ऐसे हो गई कटिंग एज। तो कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना, आप समझ में आ रहा है। कटिंग एज ये रही, कटिंग वेलोसिटी कैसे गई, ये रही, तो 90 डिग्री हो गया नहीं हो गया, है ना। ऑर्थोगोनल कटिंग है नहीं है, मैंने ऑर्थोगोनल के ही ये फिगर बनाया है, ऑब्लिक के लिए नहीं बना पाओगे, ऑब्लिक के लिए गड़बड़ हो जाएगा सारा। ऑब्लिक के लिए रेफरेंस ऐसे कटेगा, वो सिलेबस में नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, रेफरेंस प्लेन में घूम जाओगे तो उसे भूल जाओ। ठीक है, तो कटिंग जो ऑर्थोगोनल कटिंग है वही हमारे सिलेबस में। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में हमेशा सोचना कटिंग एज ऐसे होगी और कटिंग वेलोसिटी ऐसे जा रही है, 90 डिग्री है दोनों के बीच में। ठीक है, तो कटिंग वेलोसिटी और शियर प्लेन के बीच में, कटिंग वेलोसिटी और शियर प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है मेरा फाई। और इस फाई का नाम क्या है भाई, इस फाई का नाम है मेरा शियर एंगल। मतलब जो मेरा शियर प्लेन आया ना वो कितने एंगल पे आया, यही होता है फाई, ये होता है मेरा फाई। ठीक है, ये 1 से कंफ्यूज मत जाना, 1 एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा था, शियर प्लेन। तो फाई एंगल क्या है मेरा, कटिंग वेलोसिटी और शियर प्लेन के बीच का एंगल, वो मेरा क्या होता है फाई। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन छोटा सा पूछ लो, एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लो जरा, यहाँ देखो
कटिंग वेलोसिटी ऐसे जा रही है, कटिंग वेलोसिटी ऐसे जा रही है, शेयर प्लेन क्या है, ठीक है। एंगल फाई कहां से मेजर करोगे, एंगल फाई मेजर कैसे करोगे, एंगल फाई मेजर कैसे करोगे, तो एंगल फाई मेजर कैसे करोगे, ऐसे करोगे एंगल फाई मेजर, नहीं देख में ना होगा, ठीक फाई ऐसे मेजर करोगे, ऐसे, या फिर फाई ऐसे मेजर करोगे, समझो इस चीज को, फाई कैसे मेजर करोगे, मान लीजिए शेयर प्लेन इसका ये है, शेयर प्लेन बता दिया मैंने, शेयर प्लेन बता दिया, शेयर प्लेन ये रहा, ठीक है, दिख भी रहा है नहीं दिख, पहली और लास्ट शेयर प्लेन ये रहा, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3। मेरी जरा इसकी नाइफ को देखो, एज को देखो, किधर की ओर जा रही है, किधर की ओर जा रही है, वेलोसिटी किधर की ओर है, 3 की तरफ या 2 की तरफ, 3 की तरफ। तो हमेशा ऐसे में सोचना है कि जो हमारी रेफरेंस लाइन मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे शेयर उससे मेरा शेयर एंगल बनेगा। शेयर एंगल क्या होता है, कटिंग एज और शेयर प्लेन के बीच का एंगल इज कॉल्ड एज द फाई। कटिंग एज और शेयर प्लेन के बीच के एंगल को हम फाई बोलते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और शेयर प्लेन के बीच के एंगल को फाई बोलते हैं। गलती मत करना, ये गलतियां होती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना डेप्थ आएगा नहीं, बट ये गलतियां हो जाती हैं। आ रहा है ना समझ में, ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ हमारे पास एंगल कितने हो गए भाई, ऑर्थोगोनल में एंगल ऑर्थोगोनल में एंगल कितने, 4 से आप फुली डिफाइन कर दो। 3 आपके लिए जरूरत है जो आपको दिखेंगे, ये 3 आप खुद दोगे, ये 3 आप खुद दोगे। फाई कहां से मिलेगा, फाई मिलेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी से, है ना। फाई आपके ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रहा है, फाई तो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। ये तीनों एंगल किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आप पर। आपने साइन को बढ़ा दिया, मतलब आपने टूल बढ़ा ले लिया, आपने गामा को बढ़ा दिया मतलब क्लियरेंस दूर रख ली, आपने अल्फा को बढ़ा दिया मतलब ऐसे कर दिया इसे, है ना। आपके ये तीनों चीजें कंट्रोल में, फाई कंट्रोल में नहीं है। तो डिफाइन किससे हो जाएगा, 3 से आराम से। फाई तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो प्लेन आएगा उसके हिसाब से फाई हो जाएगा कटिंग वेलोसिटी के बीच का, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा वो है ना जिससे हमारा फेलियर होगा, ठीक है। बात क्लियर है, चलिए ये चीज समझ में आ गई, दोनों चीजें एकदम क्लियर है। ये वाला फिगर भी और ये वाला फिगर क्लियर एकदम, ठीक। ये मोड हो गया, मोड वाला फिगर समझाया था, ठीक है। रेक सरफेस क्या है, वर्डिंग पढ़ लो जरा। रेक सरफेस क्या है, अभी वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। रेक सरफेस क्या है, रेक सरफेस कौन सा वाला सरफेस था, जहां से चिप फ्लो कर रही, मतलब रेक सरफेस क्या करेगा, चिप फ्लो को डायरेक्शन देगा, ठीक है, चिप फ्लो को डायरेक्शन देगा, ठीक। तो द सरफेस अलोंग व्हिच द चिप मूव्स, ठीक है, अपवर्ड होके से अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड इज कॉल्ड एज द रेक सरफेस ऑफ द टूल और द फेस। क्या बोल सकते हैं इसे, ठीक है। द अदर सरफेस, दूसरा सरफेस कौन सा वाला, प्लेन। The other surface which is relieved to the avoid rubbing between the machined surface and the tool surface, ये एंगल कौन सा होता है, machined surface और tool surface के बीच का एंगल कौन सा होता है, एंगल कौन सा होता है, क्या पूछा, machined surface दिखाऊंगा, machined surface, machined कहां गया भाई, machined कहां गया, याद आ रहा है, टूल के नीचे होगा, है ना, unmachined ये रहा, machined surface और टूल के बीच का एंगल क्या होता है, टूल की सरफेस के बीच का एंगल गामा, क्या क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये सरफेस कौन सा आएगा, टूल ये रहा, टूल इतना मोटा ये रहा, ठीक है। इस टूल के बीच में ऑब्वियस है यार, तो हर चीज ऐसे ऐसे बच्चों की तो समझनी पड़ती, क्या सोचते हैं यार, ठीक है। एमडी को ज्यादा बढ़ गई क्या, देखो ये जो है ये मशीन्ड सरफेस, यहाँ पर एक चिप निकाल दी, यहाँ मशीन्ड सरफेस कौन सा है, ये पीछे वाला, ठीक है। रेक सरफेस कौन सा है इसका टूल का, जो इससे मशीन सब के पास है, ये वाला सरफेस। तो ये सरफेस कौन सा कहलाता है, ये वाला सरफेस कौन सा कहलाता है, या फिर फ्लैंक सरफेस। ये भूल जाता है, 1 मिनट में कैसे भूल जाते हो भाई, ये क्या है मेरा फ्लैंक, ठीक है। ये कौन सा है, रेक सरफेस या फिर फेस। अब एग्जामिनर यार आपके हिसाब से हम वो प्रोडक्टिव क्वेश्चन के रेक सरफेस ही पता है तो रेक सरफेस को फेस भी तो बोल सकता है, रिलीफ सरफेस ना बोल के वो फ्लैंक बोल सकता है, कहां ढूंढोगे फिर कहोगे सर बता दे जरा आपके
फ्लैंक किसे बोलते थे? भाई जब ये चीजें मैंने बोल रहा हूँ ध्यान रखो ना, ठीक है? तो relate to our plumbing with the machine surface called as the flat called flat surface, ठीक है? हाँ, अगर ये फायदा है कि अगर मैं फॉर्म भर दूं मैं आपके पास बैठा हूं तो ठीक है, सब बता दो, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा फ्लैंक और फ्लैंक सरफेस, ठीक है? ये कहां जा रहा है भैया? ये रिकॉर्डिंग कहां जा रही है? कहां जा रही है ये? अभी हुआ है, पहले हुआ था? पहले से चल रहा था तो बताया क्यों नहीं भाई? ठीक है? हाँ हो रहा है, अमित जी आप कर रहे हो, ठीक है? क्लियर? चले आगे, चले आगे, यहाँ तक हो गया, ठीक? तो फ्लैंक सरफेस समझ में आ गया, रिलीफ सरफेस जिसे बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एंगल समझा रखे हैं। रेक एंगल क्या होगा? रेक एंगल द इंग्लिश विद द रेक सरफेस एंड द पढ़ो मत, एंड द रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन क्या है? कहां दिखेगा रेफरेंस प्लेन? मशीन सरफेस से परपेंडिकुलर दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा मुझे, दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखे पॉइंट वाला नहीं, रेक से वो रेफरेंस प्लेन दिखेगा, रेफरेंस प्लेन दिखेगा नहीं? दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? इमेजिनरी कहाँ है? इमेजिनरी कहाँ है? कहाँ है इमेजिनरी? वही तो बताओ, कहाँ है इमेजिनरी? कहाँ है इमेजिनरी? ये तो बताओ ना। अरे क्यों डर रहे हो? इमेजिनरी कहाँ है तो बता दो। हाँ? अरे है तो ठीक है, नहीं होगा, फिजिकली नहीं होगा, बट इमेजिनरी तो होगा। कहाँ होगा? कहाँ? किसके 90? किसके 90? कहाँ होगा? बताओ ना कहाँ होगा? यहाँ। वेरी गुड, ठीक है? तो वो क्या होगा? रेफरेंस प्लेन और रेक सरफेस के बीच का एंगल जो है वो क्या है मेरा? रेक एंगल। बात क्लियर है? इट अलाउज चिप फ्लो डायरेक्शन, ऑब्वियसली देता है। इट प्रोवाइड्स कीननेस, मतलब ये शार्पनेस देता है नहीं देता है? इसे चेक करो जरा, शार्पनेस देता है नहीं देता है? देखो वो फिगर फिर से मैंने कहा ना, ये फिगर तो बहुत बार बनेगा, पहले टूल बना लिया करो। ये हो गया टूल, ठीक है? ये हो गई हमारी अनकट, ये हो गई कट। अच्छा अभी टीसी और टीवी समझाऊंगा, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? अब जरा सोचना, ये मेरा क्या है? टीसी, ठीक है? अब अल्फा क्या था मेरा? ये रहा, ठीक है? सर ये रहा गामा, ये रहा। आपने अगर रेक सरफेस की बात कर रही, रेक एंगल की बात कर रहे तो गामा को क्या रखा है? कांस्टेंट। इसे भगाओगे नहीं, क्योंकि आपको क्लियरेंस एंगल बहुत ज्यादा भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं रखना। क्लियरेंस एंगल आपने इतना फिक्स कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अल्फा को आप बढ़ाओ तो क्या होगा? सोचो जरा, अल्फा को अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? अल्फा को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये बताइए। दोनों का रिलीफ एंगल सेम रखो, रिलीफ एंगल दोनों का सेम समझ में आ रहा है? ये चीज हमारी इस मशीन सरफेस से दोनों सेम पर है, ये वाले एंगल दोनों सेम हो गए, ठीक है? अब बताइए मुझे, ऐसे अब बताइए, दोनों के रिलीफ एंगल तो सेम है। अब बताइए, ये वाले का रेफरेंस प्लेन ये था, दोनों के रेफरेंस प्लेन ये होंगे। अब बताइए अल्फा किसमें कम है? ध्यान से समझो, अल्फा किसमें कम है? इस वाले में, इस वाले में? पहले वाले में अल्फा कम है, कम है। अल्फा को बढ़ाया तो क्या हुआ? ये ऐसी शेप गई, ऐसी शेप गई तो क्या हुआ? शार्पनेस बढ़ी या कम हुई? शार्पनेस क्या होती है? शार्पनेस बढ़ रही है, कम हो रही है? शार्पनेस बढ़ रही है। शार्पनेस क्या होती है? शार्पनेस होती है कितना ज्यादा अच्छे से जो आपका छिलका उतर रहा है, कितना ज्यादा अच्छे से छिलका उतर रहा है, मतलब मटेरियल अंदर घुस रहा है, टूल जो है अंदर जा रहा है। तो टूल जो अंदर जा रहा है वो कैसे जाएगा? जब उसकी शार्पनेस ज्यादा होगी। शार्पनेस मतलब कॉर्नर पॉइंट ज्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है? ये जो चीज है कॉर्नर पॉइंट ज्यादा अच्छे से बन रहा है, नहीं ये ज्यादा अच्छे से बन रहा है, तो ये मेरी शार्पर है, ये मेरी डल है, ठीक है? तो जितना लिप एंगल क्या होगा? इसका कम होगा। शार्पनेस जिसकी ज्यादा होगी उसका लिप एंगल कम, शार्पनेस जिसकी कम उसका लिप एंगल ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज हमें यहाँ पर लेके चलनी है कि जो मेरा अल्फा है, अगर मैं अल्फा को बढ़ाता हूँ, एक फिगर टू गया ये, ठीक है? और एक फिगर हो गया ये, एक फिगर हो गया ये, और एक फिगर इसी के ये हो गया। इसको हमें ये देखिए, इस फिगर में मैं क्या कर रहा हूँ?
इसका मैं अल्फा गामा क्या रखता हूँ सेम, गामा रखता हूँ सेम, अल्फा क्या किया मैंने बढ़ा दिया, ठीक है गामा रखा सेम, अल्फा क्या किया मैंने बढ़ा दिया, ठीक है मुझे है अल्फा से मतलब अल्फा ये रहा, अब बताइए ये अल्फा 1 है ये अल्फा 2, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, यस और नो, अगर गामा दोनों सेम है लिप एंगल यहाँ चेंज होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे, अगर गामा मैंने दोनों सेम मान लिए। अब बताइए अगर मैं रेक एंगल को बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन आ गया सीधा जाइए, अगर मैं रेक एंगल को बढ़ाता हूँ तो मेरी शार्पनेस बढ़ेगी या घटेगी, सीधा आंसर बताओ। अगर मैं अल्फा 1 से अल्फा 2, अल्फा 2 क्या है यहाँ, अल्फा 2 क्या छोटा है बड़ा है, अल्फा 2 छोटा है, मतलब अगर मैं रेक एंगल को घटाता हूँ, ऐसे लिख दो, अगर मैं रेक एंगल को घटाता हूँ, रेक एंगल या ऐसे चलो इधर से इधर, तो अगर मैं रेक एंगल को बढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इससे इधर की वजह, रेक एंगल को बढ़ाता हूँ तो मेरी शार्पनेस बढ़ेगी या घटेगी, शार्पनेस बढ़ेगी, घटेगी, क्यों घटेगी, शार्पनेस अगर मैं इधर से रेक एंगल को बढ़ा रहा हूँ, रेक एंगल को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, हाँ अल्फा बढ़ेगा तभी तो नीचे आएगा, ये कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, तो रेक एंगल अगर बढ़ेगा तो शार्पनेस क्या होगी, बढ़ेगी, और लिप एंगल क्या होगा, लिप एंगल घटेगा, बहुत बढ़िया, लिप एंगल घटेगा, कब ये सारी चीजें कब होंगी, when गामा इज फिक्स और क्लियरेंस एंगल कांस्टेंट, क्लियरेंस एंगल कांस्टेंट, जब भी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ रेक एंगल पूछा जाएगा तो क्लियरेंस एंगल को क्या मानना है, कांस्टेंट, क्लियरेंस एंगल कांस्टेंट, ये चीज यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, याद रखना, ठीक है ये चीज पहले से ही फिक्स है आपके माइंड में, क्लियरेंस एंगल को कांस्टेंट मानना, अगर इधर करोगे तो आंसर तभी नहीं दे पाओगे, सिर्फ कहोगे फिर लड़ोगे कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, लिख दोगे उसमें कि सर हमने तो क्लियरेंस एंगल चेंज कर दिया, वो बोलेगा मैंने क्लियरेंस एंगल के बारे में बोला ही नहीं था, बस हो गया काम, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है आगे, अब चलो ये क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन से पहले जरा वीडियो क्वेश्चन से पहले वीडियो देखो, ठीक है चलो ये चीटिंग नहीं, किताब में आंसर लिखे, अरे क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं हमारे साथ जाएगा तो, ठीक है चलो पहले जरा आपने वीडियो देखो, सबसे पहले मशीनिंग क्या होती है, मैंने वीडियो वहीं पे दिखा था नीचे, सबसे पहले मशीनिंग होती क्या है उसका ओवरव्यू देखो, मशीनिंग क्या है पहले ये अपने माइंड में डालो, मशीनिंग क्या थी, टूल पे सॉरी चिप का रिमूवल होना, ठीक है डायमेंशन बनना, एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने का सोचा अभी थोड़ा सा आपको दिखेगा, ठीक है चिप देखो कैसे फ्लो हो रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चिप फ्लो कैसे हो रही है, ये आपके पास मटेरियल है कुछ, ठीक है अभी समझा दूंगा नेगेटिव रेक एंगल है, पॉजिटिव है, क्या है क्या था, ठीक है ये सारी चीजें आगे समझाऊंगा, ठीक है फिलहाल अभी आपको क्या देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पर ये जो चीजें निकल के आ रही है मेटल रिमूवल, ठीक है तो ये मेरा मशीनिंग प्रोसेस है, कौन सा है ये टर्निंग, इसका हम क्या बोलेंगे टर्निंग प्रोसेस, ये क्या है टेपर टर्न, मतलब उधर का डाया कम इधर का डाया ज्यादा, short, steep tapers can be turned using a compound press. Profiling. ट्रेनिंग मतलब अलग-अलग प्रोफाइल बनाना, ठीक है आपको ये जैसे मतलब अलग-अलग मतलब तीन चिप्स रह जाते हैं इनका चेकअप, ये वेस्टेज आते हैं ये जगह जगह बड़ी ब्लिक ये ब्लिक Which directs a cutting tool gun to gun. यूजेस में भी आ सकते हैं इसका चिप्स तो यूजेस में मैं ऐसे करके बना रहा हूं, एक जगह रखो बना लो जरा फिक्सल मेटल बन गया, बट उसका प्रोडक्ट बनाना बहुत बेकार होगा, उस
उसको पहले से क्लिक करो, हाँ उसके पैटर्न बना सकते हो। automatic screw machines. Chamfer eliminates sharp corners so the work speeds and it's a good safety measure. Typically, chamfering breaks corners at a Yeah, low chamfering. 12-degree angle. है ना, थोड़ा कोना भी काट दो, Creates a groove for resources. तो इसे अगर थोड़ा और नीचे ले जाते तो पार्टी में जाकर टूट जाती है। Wire through. Some स्टूडेंट reversing side to side after plunging into the workpiece. बेसिकली ऐड है। नेक्स्ट ये आप समझ में आ गया मशीनिंग क्या है? मशीनिंग है आपके चिप्स का रिमूवल करना, सरफेस को फिनिश करना, डिजायर्ड डायमेंशन देना, टूल की हेल्प से, ये सारे। ठीक है, ये हमारा मशीन। नेक्स्ट है हमारी ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग, है ना। तो पहले ऑर्थोगोनल को जरा थोड़ा देख लो। हां, जो मैंने कहा आपसे कि शियर फ्लो होता है, मतलब शियर फेलियर होता है, वो कैसे होता है उसको जरा देखो। वो शियर प्लेन ऐसा ही क्यों दिखा, ये इस वाले से देखोगे आप, इस वाले से देख रहे हो, ध्यान से देखना आराम से। ठीक है, शियर फेलियर कहां होगा? जब आप चिप रिमूव करोगे ऐसे जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं छोटी-छोटी सेलेक्टेड चिप्स बन रही है इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने कहा कार्ड की तरह फ्लो करेंगे, जो ताश के पत्ते होते हैं उसकी तरह अलग-अलग, ये यहां तक होगी, फिर ये दूसरी, फिर ये इस तरह से। ठीक है, और ये चिप्स अगर ब्रिटल मटेरियल की हैं तो टूट जाएंगी, ये डक्टाइल मटेरियल है तो कंटीन्यूअस चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? क्लियर है? शियर प्लेन कहां होगा? 90 डिग्री। हर एक पॉइंट के हिसाब से, देखो यहां कट है तो यहां के हिसाब से ये वाला 90 कह रहा हूं मैं, शियर प्लेन 5 के हिसाब से। थोड़ा सा और आगे कट करोगे तो ऑब्वियस है फिर उसके लिए रेस्पेक्टिव, है ना। ऐसे नहीं है कि बस एक ही शियर प्लेन हो गया। शियर प्लेन आगे की तरफ जब कट करेंगे तो फिर दूसरा शियर प्लेन बनता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इनफिनिट शियर प्लेन बनता है। अल्फा 0 है। हां, यहां अल्फा 0, ये 0 रेक्टेंगल का हो गया फिलहाल के लिए। ठीक है, क्लियर है? समझाने जरूरत नहीं। सरफेस ये थोड़ा इस उसका फ्लो है, ये सरफेस इतना स्मूथ नहीं आ रहा है, क्योंकि आएगा स्मूथ आता है। जीरो रेक्टेंगल में दिक्कत रहेगी ना, फोर्स ज्यादा रहेगा। इस चीज पे आप ये भी देखो, जीरो रेक्टेंगल में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, ये भी मैं समझाऊंगा। पॉजिटिव रेक्टेंगल होता है तो यहां सरफेस फिनिश और अच्छी है। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक है, अब अब देखते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, आपको मतलब सीधे यहां पर ऑर्थोगोनल कटिंग यहां से, ठीक है, इसमें हर एक एंगल से दिखाएंगे तो दिख जाए ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑटोमेटिक ये एक्सिस, अब के सेंसेस का देखो, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर देखो, ये है हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग, दिख रही है? ऑर्थोगोनल जो अभी दिखाई थी वो भी ऑर्थोगोनल ही थी। ऑर्थोगोनल में क्या है? कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल कटिंग कैसे चलती है, ठीक है? ठीक है, ये डक्टाइल मटेरियल है इसलिए चिप ऐसे जा रही है, अगर ब्रिटल होता तो चिप टूट जाती। देखो यहां से दिखेगी अलग-अलग एंगल से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कटिंग एज कौन सी कटिंग एज? कटिंग एज है हमारे पास ये कटिंग एज जो रेड वाली दिख रही है ना, इसके सेंस कटिंग एज ऐसे नहीं है ना, उसकी कटिंग वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, मेरी ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया। ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर, सो दिस इज द ऑर्थोगोनल। इतना काफी। ऑब्लिक कटिंग बचा है ना, ऑब्लिक ये भी हमने समझ लिया है। इसको देखो कहां गया भाई ऑब्लिक कटिंग, आराम से देख छोटी वीडियो। ऑब्लिक कटिंग में क्या होगा? ये जो चिप्स हैं ये कैसे जाएंगी? यहाँ पर एंगल कैसा गया? यहाँ पर भले से आपको बिल्कुल 90 दिख रहा है, पर ये कैसा है? ऑब्लिक का सेंस क्या हुआ कि ये चीज हमारी ऐसे जा रही है, ये चीज इस पर कैसे जाएगी? ऐसे, और इस पर ये जो चिप्स हैं ये कैसे बनती चली जाएंगी?
डेप्थ बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, आपने ऐसे ओब्लिक कटिंग दोगे तो क्या होगा, ये चीज ऐसे घूमती 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 ऐसे निकलेगी, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे निकल के जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी ओब्लिक कटिंग। ओब्लिक कटिंग में क्या है, कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी के वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ। कटिंग एज कैसे, ऐसे टिल्टेड। तो अगर टिल्टेड है तो ये उसके ऊपर से होती हुई जाएगी, उसके ऊपर से जो आपने फिगर देखा था अभी, उसके ऊपर से ऐसे होती जाएगी, तो वो स्पाइरल बना देगी, वो साइड में निकलती जाएगी। ठीक है, साइड में निकलती जाएगी। तो ये चीज हमने यहाँ पर इसमें देखी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी ऐसे 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 ये आपका किलोमीटर। ठीक, बात क्लियर? आगे चलें ना काफी। उसके बाद फोर्थ का टाइम है, और जो वन कटिंग होगी ये होगी। अब क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, फिगर समझ में आ गया, माइंड में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ये रोड भी है, कहां टच हुआ हमें, कहीं तो टच। तो सही है ना, आपको पहले से नहीं वाला शेप तो जो लिखा है इसमें मेरा तो रिकॉर्डिंग में रहेगा। रिकॉर्डिंग से ही नोट डाउन करना पड़ेगा। चलो बाकी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। रिकॉर्डिंग देखने के लिए नोट्स में वो चीज याद आता है। क्या चीज? नोट्स लिख के आता है नोट्स ना नोट्स लिख लो, मेरे हिसाब से नोट्स लिख लो, थोड़े से काम करो और उससे लिख लो। सब पर रिकॉर्डिंग डली नहीं है। रिकॉर्डिंग से हमने हाँ, देखिए पूरी डिटेल डाल दी, पूरी डिटेल ऐसे डाल दी सर बहुत। चलो मैं देख लो दोस्त, प्रोडक्शन की साइड में एक पार्टी गली कर रहा है। राइट डाल दी। मैं आपसे ले लेते हैं क्वेश्चन है ना, तो अभी इसको तो हम बोल ही सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वगैरह तो बनाएंगे बट सेव्ड नहीं होगा, जो हमने लिखा था वो गायब हो गया। शायद ये 30 रहेगा। मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा एटलीस्ट, है ना, जितना आपको लगता है। या क्या बोलूं, कल वाली नहीं है है ना, बस कंप्लीट तो हो गया। जो ऑटोमेटिक सेव कर वो थोड़ा गड़बड़ है, कहीं ना कहीं टच हो गया, तभी वो गड़बड़ हो गया। आज मैंने इसके क्लास ऑफ नहीं की, मैंने कम से कम थोड़ा बहुत खींचेगा मैंने तो एक बार कहा था कि ऑफ कर दो, तो ऑफ है तो हाँ कल ऑफ करो। ठीक है, हम क्वेश्चन पहुंच गए थे ना,
जी था मुझे आराम से पढ़ना, आराम से। क्या आंसर? उम्मीद है आप सभी आंसर सही दे दीजिए। जल्दबाजी मत करना, नोट लिखा हुआ मतलब कौन सा गलत है, ठीक है? गलती कर रहे थे हम, कौन सा गलत है पढ़ तो देते। कौन सा गलत है, किसके लिए? रेक सरफेस। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में दिक्कत? इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? कीननेस मतलब क्या होती है? शार्पनेस लिखा हुआ है सर, कीननेस और शार्पनेस। मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए? गलत है। कौन सा गलत है रेक एंगल के लिए? हमें जी डी गलत है, नहीं सही है। अरे इसमें पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ये तो सही है, रेक एंगल का जो है ये रेक एंगल इज द फ्लैंक और मशीन सरफेस के बीच में। फिर क्या था? मशीन और फ्लैंक सरफेस के बीच में कौन सा एंगल होता है? मशीन और फ्लैंक सरफेस के बीच में कौन सा एंगल होता है? रेक एंगल था। हमें जी कॉन्सेंट्रेटेड रहो, ऐसे गड़बड़ मत करो। लेकिन गलत है, लेकिन सही है गलत है? गलत है, किसके लिए गलत है? रेक एंगल के लिए। तो ये क्या होता है फिर सेकंड वाला? सेकंड वाला क्या होता है फिर अगर ये गलत है रेक एंगल? कैसे करोगे? देखो 5 मिनट पुरानी क्लास बोल रहे हो तो इस वाले एंगल को मैंने बहुत बार बताया आपसे। फ्लैंक और मशीन सरफेस के बीच का एंगल कौन सा होता है? फ्लैंक कौन सा था? हद हो जाती है, हद से। फ्लैंक कौन सा वाला था? हैं? नीचे वाला था? कौन सा वाला नीचे वाला? मशीन सरफेस के बगल वाला। मशीन सरफेस अगर ये है तो इसके बगल वाला कौन सा था? फ्लैंक कौन सा था? नीचे या ऊपर? ऊपर। ये वाला ऊपर? नहीं। कौन सा वाला फ्लैंक? कौन सा वाला फ्लैंक? ये था या ये था? ये वाला, ये फ्लैंक था। फ्लैंक और मशीन सरफेस कौन सा है? मशीन सरफेस कौन सा है? ये। इसके बीच का एंगल कौन सा था? गामा। तो गामा को क्या बोलते थे? क्लियरेंस एंगल। अब तो जाते हैं यार, इतना मतलब 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले तो बात चल रही थी। ठीक है, ऐसे प्लीज मत किया करो, ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सही मैं बता रहा हूँ। मैकेनिकल का अगर एक चीज आप 5 मिनट में भूल रहे हो तो आप खुद सोचो, जिस टाइम पर एग्जाम देने जाओगे हर चीज खोज रखिए। ऐसे करोगे प्लीज, ऐसे मत करो। मैं ना डबल से ट्रिपल क्या, आप तो 100 गुना कर दो तब भी ठीक है। करो भैया मेहनत, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बातों को इतना खराब मत समझो, मतलब ऐसे मत समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल। इस तरह से आप चीजों को भूलते हो। ठीक है, अगर इमेजिनेशन बहुत अच्छी है ना तो भी नहीं भूलोगे। मुझे पक्का बताया इमेजिनेशन में गलती करते हो, चीजों को रटने की कोशिश करते हो, वही गलती करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर मेरा? रेक एंगल के लिए कौन सी चीज नहीं है? ये नहीं है तो इसके आंसर हो गया। ये नहीं है तो ये आंसर हो गया। रेक एंगल के लिए चिप फ्लो की डायरेक्शन देता है। रेक एंगल शार्पनेस को बढ़ाता है। रेक एंगल थर्मल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ये देखो, इसके बारे में समझो मैं क्या करेंगे। ठीक है, बस आज यहाँ तक रखेंगे।
इसको हम समझ लेते हैं, बाकी और क्वेश्चंस मैं आपसे कल पूछूंगा, ठीक है। आप पहले इसको रिवाइज करते हो, आगे क्वेश्चन में कल पूछूंगा। थर्मल एफिशिएंसी क्या है, जरा इसको समझो। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? तो जैसे टूल किया तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? मतलब थर्मल एफिशिएंसी क्या होती उतना बड़ा रेटिंग में होगा तो ज्यादा सब है? थोड़ा सेंस से समझ रहे हो, अच्छी बात है। थर्मल एफिशिएंसी पावर प्लांट वाली मत लेके आ जाना, ठीक है। आउटपुट वाई इनपुट और उसमें फिर देखोगे कितनी मैनेज कर सकता है, ठीक है। यहाँ क्या है, थर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, मेरा टूल कितना अच्छे से अपनी लाइफ को बढ़ा के चल सके, मतलब क्या है कि हीट को वो कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, कम है ना। कितनी कम हीट डेवलप नहीं, कितनी हीट को मटेरियल मेरा टूल का अच्छे से झेल पा रहा है। अगर वो नहीं झेल पाता, जिसे बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अगर वो मटेरियल ज्यादा हीट को नहीं झेल पा रहा तो क्या होगा, मटेरियल मेल्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा, वो हार्ड जो था वो हार्ड नहीं बचेगा, तो वो टूल को काट, वो वर्क पीस को काट ही नहीं पाएगा। तो अब जरा सोचिएगा, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो ये जो आपके पास दो फिगर बनाए थे, मैंने कहा गया तो गायब भी हो गए। यहाँ पर जो मैंने दो फिगर बनाए थे, कौन कौन से, एक ये था, यहाँ पर टूल बना लो जल्दी से। ये टूल ये हो गया, कौन सा, ये है, इसका अल्फा क्या है, अल्फा 1, और दूसरा एक लिया मैंने टूल, इसका अल्फा क्या है। अब समझ में तो आ गया ना, चिप ये वाली ऐसे होगी, है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। दूसरा अल्फा है, इस पर ऐसे चिप आ रही होगी, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास चिप होगी, ऐसे जा रही होगी, ठीक है। और ये जो टूल होगा, वो टूल मैंने, ये अल्फा ऐसा है तो इससे अल्फा ऐसे छोटा रखो, है ना, ऐसे, मतलब अल्फा और ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जो चिप है वो ऐसे निकालो, चिप जो है वो यहाँ से ऐसे निकालो। साइज थोड़ा बड़ा रखना, साइड में गलती मत करो, साइज थोड़ा लाइन में रखो, पता लगा आप इसमें सोचोगे सर ये तो बहुत छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरा, गामा दोनों में सेम, गामा दोनों में सेम। अब देखो साई क्या हुआ, साई, साई इसमें और साई इसमें, साई 2 एंड साई 1, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बताइए अल्फा 1 बड़ा है छोटा है, अल्फा 1 छोटा है अल्फा 2 से, दिख रहा है, अल्फा 1 छोटा है अल्फा 2 से, साई 1 क्या है, साई 1 बड़ा है साई 2 से, दिख रहा है। इसका मतलब शार्पर कौन सा है, ये वाला शार्पर, ये दिख रहा है, डल ये दिख रहा है, ठीक है। बट जब मैं थर्मल की बात करता हूं तो बेसिकली होता क्या है, जब फील करो इस चीज को, जब आप इस टूल से इसको काट रहे होते हो तो क्या इस पर हीट जनरेट नहीं होगी, यहाँ कटिंग एज पर हीट जनरेट नहीं होगी। जब इसके अंदर लेके जाओगे तो क्या ये टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं इसका, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी तो हीट को चाहिए वो एरिया जहां से वो डिसिपेट हो, डिफ्यूज हो, मतलब जहां पे वो फैल जाए। तो अब जरा सोचो, इस वाले टूल में जो हीट डिसिपेशन है, इस वाले टूल में जो हीट डिसिपेशन है वो कैसा आएगा, टूल के अंदर की बात हो रही है, बाकी चिप में भी जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ टूल में इसमें आएगा, ऐसे ही टूल में यहाँ पर इसमें डिसिपेशन होगा हीट का, ऐसे फैलेगा। अब बताइए इसमें फैलने वाला एरिया ज्यादा है, साइड 1 में इसमें फैलने वाला एरिया ज्यादा है, मतलब हीट का डिसिपेशन फैलाव इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है आराम से, ये वाले हीट को कम एब्जॉर्ब कर पाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पर हीट एक्यूमुलेट होगी, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, जुड़ जाएगी। यहाँ पर हीट ज्यादा होगी, यहाँ पर हीट क्या होगी, कम होगी। दिख रहा है, फील हो रहा है कि अगर मेरे पास मटेरियल ये है, एक टूल ये है, एक टूल ये है, जिसका साई कम है तो इसका साई कम है इससे, इससे, ये नेगेटिव टूल का है, नेगेटिव टूल कर पड़ा। ये जो नेगेटिव है इसमें आप सोचो, यहाँ ये हीट अगर यहाँ हो जाए, मान लीजिए आप इस चीज को हीट अप करो, यहाँ ये हीट हो जाए तो इसमें क्या होगा, ये फैलेगी ना, इसका मतलब इसकी लाइफ इससे ज्यादा है या कम है, इससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें हर जगह फैल जाएगी, मॉलिक्यूल ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबकि ये क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल कम है इस जगह, तो जब वो उसी हीट को, सेम क्वांटिटी की हीट को अगर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या, कम मॉलिक्यूल है तो वो सीधे गलेंगे और मेल्ट होने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे, इसका मतलब इसकी लाइफ क्या है, कम है। तो ऑब्वियस है अगर मैं रेक एंगल को चेंज करता हूं तो शार्पनेस चेंज होती है, समझो जरा, रेक एंगल को चेंज करता हूं, रेक एंगल को अगर मैं बढ़ाता हूं तो शार्पनेस क्या होती है, शार्पनेस बढ़ती है, रेक एंगल अगर बढ़ाता हूं तो शार्पनेस बढ़ती है, अमन जी हमेशा
रेट एंगल अगर बढ़ेगा तो शार्पनेस बढ़ेगी, शार्पनेस बढ़ेगी तो एरिया क्या होगा, घटेगा। बहुत बढ़िया। एरिया घटेगा तो हीट डिसिपेशन क्या होगा, हीट डिसिपेशन मतलब हीट का फैलाव, हीट का डिसिपेशन क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, एक तरह से फैलाव। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन क्या होगा, हीट एक्यूमुलेशन ज्यादा, हीट का जुड़ना एक्यूमुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हीट का जुड़ना ज्यादा हो गया तो क्या होगा, टूल लाइफ कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, टूल लाइफ कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, थर्मल इफिशिएंसी मतलब क्या होगा, जितना टूल लाइफ अपनी बढ़ा सके उतना वो थर्मली इफिशिएंट, जितना टूल की लाइफ ज्यादा घटेगी उतना थर्मली वो इनएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ थर्मल एफिशिएंसी भी क्या होगी, है ना। अगर टूल लाइफ ही कम है तो थर्मल एफिशिएंसी भी कम, मतलब वो हीट को ज्यादा अपने अंदर झेल नहीं पाता, तो थर्मल एफिशिएंसी भी कम है। इसका मतलब रेट एंगल थर्मल एफिशिएंसी पर इफेक्ट डालता है। देखो कहां कितनी कमी डालता है, बस ये कहानियां समझ में आनी चाहिए प्रोडक्शन। ठीक है, ये चीजें अगर क्लियर है तो हो गया सारा। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ओब्लिक कटिंग तक की कहानी एक तरह से हमारी खत्म हो गई। क्लियरेंस एंगल भी खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हम कर पड़ेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके मैं शुरुआत करवा दूंगा, कल आप पढ़ के आएंगे, फिर पहले क्वेश्चन लगाएंगे ऑर्थोगोनल ओब्लिक कटिंग की, आप डिफरेंस को अपने उसमें नोट डाउन कर लीजिए, ये डिफरेंस है इसमें लिख कर। ठीक है, डिफरेंस क्या मतलब जो समझाया है उन्हीं को लिखना वर्टिकली लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही, बाकी सारी चीजें एक बार फिर से कल समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, कल करोगे, आज नहीं। ठीक है, और आगे फिर हीट डिसिपेशन कल। ठीक है, सॉरी हां तो हम घर से करके लेके मैं आपको पूरी पीडीएफ दूंगा ये। ठीक है, तो पूरी पीडीएफ मतलब वहां तक तो दूंगा, हीट डिसिपेशन तक, वहां तक की जो पीडीएफ है उसमें आप क्वेश्चन अगर करना चाहो तो। ठीक है, क्वेश्चन भाई नोट्स वीडियो से नहीं, मैं आपको इमेजेस भेज दूंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो इमेज भेज दूंगा जो मेरी यहां से मिस हुई। ठीक है, हम दोबारा करेंगे। आपको लिखना था सिर्फ और सिर्फ वो दो फिगर, बस दो फिगर है, बाकी सब चीज तो लिखी हुई है। वो दो फिगर हैं जो आपको बनाने थे। कौन से, जो मैंने वहां पे बताया था 1 2 3 4 5 6 एंड एंगल्स 4, है ना। वो दो फिगर की इमेज में भेज दूंगा। ठीक है, वो उसमें अपने नोट बना लेना। कहां पर बनाओगे, जहां पर मैंने समझाया था। ठीक है, और ये सारी चीजें नोट्स में नोट डाउन कर, ठीक है, बार-बार इनको बनाना ना पड़े। तो पीपीटी वगैरह पीडीएफ वगैरह इसके प्रिंट मत निकालो, सीधा इसका यूज करो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो फिर ठीक है, कल होगा व्हाट्सएप भी क्लास है भाई।